भारत को जो व्यक्ति आगे बढ़ाना चाहता है या भारत के समाज को जानना चाहता है या भारत क्या चीज़ है इसको जानना चाहता है तो बिना संस्कृत के वो नहीं जान सकता। तो वो तो लिखते हैं कि इंडिया इज संस्कृत, संस्कृत इज इंडिया। किसी के साथ ऐसा हुआ था तो उन्होंने ट्विटर पे ये लाइन डाली थी कि सुनो द्रौपदी, अब शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। राजस्थान यूनिवर्सिटी की जो वाइस चांसलर थी वो एड्रेस कर रही थी तो बोली कि राजस्थान में ये हाल है कि यहाँ बारिश तो बहुत कम होती है, लेकिन वो अंग्रेजी में पढ़ाते हैं रेन गो अवे। कलेक्टिव विजडम और इंडिविजुअल विजडम में जहाँ भी क्लैश होगा तो कलेक्टिव विजडम प्रिवेल करेगा। बाकी यदि कोई इंडिविजुअल विरोध में कुछ बात बोल रहा है तो वो भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच शुरू से है। एक बड़ी कंट्रोवर्शियल चीज रहती है कि सबसे ओल्डेस्ट लैंग्वेज की जब हम बात करते हैं तो तमिल और संस्कृत में बड़ा एक वो रहता है। तो वेद का स्पष्ट कथन है कि आधा स्त्री है आधा पुरुष, और उसकी तुलना करते हैं दाल के दाने से। मुझे ऐसा लगता है कि हम संस्कृति के नाम पे बहुत इतराते हैं, इतराना भी चाहिए, लेकिन हम वुमेन को कब वो वाली सेफ्टी दे पाएंगे, कब हमें मंदिर जाने के लिए भी एक आदमी की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम अकेले जा सकें। प्रणाम, नमस्कार, सिमनिया पहलाग। आज के हमारे इस पॉडकास्ट में हमारे साथ है एक बेहद खास मेहमान जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में संस्कृत और इंडिक स्टडीज़ के प्रोफेसर हैं, जिनके सानिध्य में 90 से ज़्यादा पीएचडीज़ और एमफिल्स हो चुकी हैं, जो ऑथर है एन नंबर ऑफ बुक्स के। और आज के हमारे इस पॉडकास्ट में हमने बात करी है वेद पे, वैदिक संस्कृत पे, धर्म पे, फेमिनिज्म पे, वर्ण व्यवस्था पे, जाति व्यवस्था पे और ऐसे ही बहुत सारे ज्वलंत मुद्दों पे बात की है। आप पॉडकास्ट के अंत तक बने रहें इन सभी विषयों को बहुत अच्छे से और लेमैन लैंग्वेज में समझने के लिए। सर, संस्कृत से ही शुरू करते हैं। संस्कृत को जैसे कहते हैं कि लैंग्वेज ऑफ प्रिसिशन है और स्वीटेस्ट है सबसे, और ओरिजिन भी है। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि संस्कृत के बारे में आप बताइए, संस्कृत क्या है? देखिए, जो जब से मानव सभ्यता है और जब से मानव के विचार मिलते हैं, तो यदि किसी भाषा में वो विचार उपलब्ध है तो न केवल भारत में, यदि कि पूरे विश्व में वो विचार है तो सबसे पहले संस्कृत में है। और इसलिए जब से हमारी ज्ञान परंपरा है तब से हमारे जो विचार हैं वो संस्कृत से ही आरंभ हुए और कॉन्टिन्यूटी में आज भी संस्कृत में वो विचार सुरक्षित हैं। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण जो है वो है वेद, क्योंकि वेद जो है वो यूनेस्को का हेरिटेज टेक्स्ट है। और हेरिटेज टेक्स्ट इसलिए है क्योंकि वो मानव सभ्यता का कोई भी यदि रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है तो वो वेद है। और उस वेद में जो भाषा प्रयुक्त है वो संस्कृत है। और केवल वेद की भाषा संस्कृत नहीं है, उस वेद के ऋषि कहते हैं कि हमारे जो पूर्वज ऋषि थे वो जो ज्ञान हमें दिए और वो जिस भाषा में दिए उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और उनका स्टेटमेंट आप यदि सुनना चाहें तो ऋग्वेद का ही स्टेटमेंट है, इदम नमः ऋषिभ्यः पूर्वजेभ्यः पूर्वेभ्यः पत्कृतभ्यः। यानी हमारे ही जो पूर्वज ऋषि थे उन्होंने ही हमें मार्ग दिखाया है, और जो मार्ग दिखाया है उस पर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें दोनों चीज एक साथ है, जो विचार और जो भाषा। तो इसीलिए दुनिया की जो सबसे पहली भाषा जिसमें कि सिस्टमैटिक रूप में विचार उपलब्ध होते हैं वो संस्कृत भाषा है। और जैसा कि नाम संस्कृत है, संस्कृत का मतलब ही है रिफाइंड। तो आरंभ में संस्कृत शब्द नहीं प्रयुक्त था, उसको केवल भाषा कहते थे। पाणिनि ने भी कहा है कि जो वो भाषा है, और भाषा का मतलब ही होता है भाष व्यक्तायाम वाची, यानी जो बोला जाए उसी को भाषा कहते हैं।
तो आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि संस्कृत आरंभ से ही नॉलेज के साथ साथ बोलचाल की भाषा थी, और बहुत बाद में आकर के इसका नाम संस्कृत पड़ा है, क्योंकि वो बहुत रिफाइंड स्टेट में मिला, इसीलिए नाम इसका संस्कृत है। तो ये एक बात है। और यदि आप एक उदाहरण सुनना चाहें, वाल्मीकि रामायण में वो प्रसंग है कि जब हनुमान जी जाते हैं अशोक वाटिका, और वो अशोक के पेड़ के ऊपर बैठे हैं, और अभी तक सीता से उनकी भेंट नहीं है। तो वो पेड़ पर बैठकर ही देख रहे हैं कि जो रावण जो है वो आता है, और रावण संस्कृत में सीता जी से बात करता है, क्योंकि रावण तो बहुत बड़े विद्वान थे। जी जी। तो संस्कृत में ही सीता जी से बात करता है। तो वो कहते हैं उस समय कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं पहली बार माँ सीता के पास जाऊं और संस्कृत में बात करूं, तो कहीं उनको ये न लगे कि जो रावण दूसरा वेश बनाकर आ गया है। तो वहां एक वाल्मीकि जी श्लोक लिखते हैं कि यदि वाचम प्रदास्यामि द्विजातिरिव संस्कृताम रावणम मन्यमाना माम सीता भीता भविष्यति। कि यदि मैं संस्कृत में माता सीता जी को अपना परिचय दूंगा, तो कहीं माता को ये न लगे कि जो रावण ही दूसरा वेश बनाकर आ गया है, क्योंकि रावण हमेशा उनसे संस्कृत में बात करता है। और आज भी लंका में, श्रीलंका में आज भी संस्कृत को बहुत महत्व दिया जाता है, और आज भी वहाँ स्कूल कॉलेज में यूनिवर्सिटी में संस्कृत का बहुत अच्छा पठन पाठन है। तो संस्कृत शब्द जो है ना वहाँ भाषा के रूप में, वो वहाँ पे दिखता है। बाकी पाणिनि इत्यादि जो है वो भी भाषा शब्द का ही प्रयोग करते। तो आप ये समझें कि सबसे पहले से जिस भाषा में हमारे सभी विचार व्यक्त किए गए, जिस भाषा में पठन पाठन हुआ, जिस भाषा में रिसर्च हुआ, वो संस्कृत भाषा रही है। इसीलिए यदि आज भी आप भारत को जानना चाहते हैं, तो आप संस्कृत के बिना भारत को नहीं जान सकते। तो संस्कृत का बहुत ज़्यादा महत्व है, और इसीलिए जो के.एम. मुंशी वगैरह थे, जी। आप नाम सुने होंगे कि ड्राफ्टिंग कमेटी के वो मेंबर थे। तो वो तो लिखते हैं कि इंडिया इज संस्कृत, संस्कृत इज इंडिया। इंडिया। और इसीलिए जब अपने यहाँ स्वतंत्रता के पहले और बाद में भी अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देना शुरू किया गया, तो उन्होंने हमेशा इस पे अपनी आपत्ति व्यक्त की, और उन्होंने कहा कि ठीक है, जो एजुकेशन है वो आप दें, लेकिन भारतीय शिक्षा को, भारतीय ज्ञान को आप वैसे ही आप मेन स्ट्रीम में रखें। और उनकी पुस्तक भी है, भारतीय विद्या भवन से प्रकाशित है। तो जब डिसएग्रीमेंट हुआ, तब उन्होंने फिर भारतीय विद्या भवन की स्थापना की। तो आज आप देख रहे हैं कि मुंबई में या दिल्ली में बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है भारतीय विद्या भवन का, बहुत सारे स्कूल चल रहे हैं। तो वो इसी के कारण उन्होंने इस इंस्टीट्यूट को बनाया कि भारत को जो व्यक्ति आगे बढ़ाना चाहता है, या भारत के समाज को जानना चाहता है, या भारत क्या चीज़ है इसको जानना चाहता है, तो बिना संस्कृत के वो नहीं जान सकता। और समस्या आज ये हो गई है कि हम वेस्टर्न से बहुत ज़्यादा प्रभावित होने के कारण जो संस्कृत और अपनी भारतीय भाषा को हमने साइडलाइन किया है, तो वो उसका बहुत एक दुखद परिणाम दिखता है कि हमारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो अपनी शब्दावली को नहीं समझ पा रहे, अर्थ तो दूर की बात है। और जो हमारे लीडर हों या ब्यूरोक्रेट्स हों या पॉलिसी मेकर हों, वो जिस देश का शासन चला रहा है, न तो उसकी भाषा पर उसकी पकड़ है, न उसके विचार पर उसकी पकड़ है, तो कैसे चल रहा है ये एक विषय है। तो मैंने ये बात इसलिए कही क्योंकि संस्कृत लैंग्वेज जो है वो सबसे प्राचीन भाषा है,
और अपनी ऑलमोस्ट जितनी भारतीय भाषा है वो संस्कृत से ही निकली है, और संस्कृत से निकली है तो लगभग उनमें जो शब्दावली है वो भी अधिकतर संस्कृत के हैं। इसीलिए संस्कृत ना हो, लेकिन यदि अपनी मातृभाषा में भी आप यदि कोई बात सीखते हैं या बोलते हैं तो कम से कम वो शब्दावली इंटैक्ट है। भले ही किसी को कोई गुजराती में बोल रहा हो तो उसको लगता है कि ये गुजराती शब्द है, लेकिन वो शब्द संस्कृत का है, मतलब ओरिजिन संस्कृत से। ओरिजिन संस्कृत का है। तो आप देखेंगे कि हम बहुत कॉमन वर्ड्स ऐसे हैं जिनका प्रयोग बंगाली में भी हो रहा है, गुजराती में भी हो रहा है, मलयालम में भी हो रहा है, तेलुगु में भी हो रहा है, मराठी में भी हो रहा है, मैथिली में भी हो रहा है, आपके उत्तराखंड में कोई भाषा है उसमें भी हो रहा है। तो भले ही क्रियापद और बाकी कुछ शब्द इधर उधर हो जाए, लेकिन चूंकि मूल शब्द वही है इसीलिए विचार इंटैक्ट है। तो इसलिए ये जो एनईपी अपना है इसमें बहुत अच्छा एक निर्णय लिया गया कि जो मेन स्ट्रीम में ले आएंगे हाँ संस्कृत। मेन स्ट्रीम में जो पढ़ाई हो अपनी मातृभाषा में, अपनी भाषा में हो, जिसके कारण क्या है कि आप किसी भी भाषा में पढ़ें वो शब्द इंटैक्ट है तो वो विचार इंटैक्ट है, और विचार इंटैक्ट है तो भारत इंटैक्ट। जी तो इसलिए भाषा के क्रम में मैंने इतनी बात बताई। जी। एक बड़ी कंट्रोवर्शियल चीज़ रहती है कि सबसे ओल्डेस्ट लैंग्वेज की जब हम बात करते हैं तो तमिल और संस्कृत में बड़ा एक वो रहता है। इसका जवाब जानना चाहोगे? देखिए हम एकेडमिशियन हैं और एकेडमिशियन के पॉइंट ऑफ व्यू में संस्कृत ओल्डेस्ट लैंग्वेज है। हाँ, कोई इसमें दो मत। लेकिन जब हम सर्च करने लगते हैं तो उसमें आता है कि कुछ तमिल को कहते हैं। अब वो अलग चीज़ है क्योंकि बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट होते हैं, बहुत सारे लोग अपने अपने ढंग से चीज़ को इंटरप्रेट करते हैं, लेकिन संस्कृत ओल्डेस्ट लैंग्वेज है क्योंकि वो रिकॉर्ड है हमारे पास। वेद से प्राचीन ग्रंथ कोई नहीं है, और बाकी चीज़ बहुत बाद में आई है। और जैसे मैंने पहले कहा आपको कि वेद भी वो वेद का वो स्वरूप हमारे सामने है जहाँ ऋषि कहते हैं कि हमसे पहले बहुत समय से ये परंपरा चली आ रही है, इसीलिए उसको हम अनादि कहते हैं, समझ गए ना? क्योंकि दूसरे लैंग्वेज या दूसरे जो जो फैक्ट्स हैं उसमें डेट है कि इस समय से शुरू हुआ, उस समय से शुरू हुआ। एक संस्कृत लैंग्वेज और उसके जो थॉट्स हैं उसी के बारे में आज तक कोई डेट फिक्स नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि ओल्डेस्ट टेक्स्ट के जो स्कॉलर हैं वो कह रहे हैं कि हमारे पूर्वज हमारी परंपरा में कब से आ रहा है वो उनको भी पता नहीं, लेकिन वो उसको फॉलो कर रहे हैं, वो उस मार्ग पे चल रहे हैं। और ऑलमोस्ट ग्लोबल लेवल पे भी जो एक एक लिंग्विस्टिक्स का जो एक रिसर्च है या जो है वो यही प्रूव करता है कि संस्कृत इज द ओल्डेस्ट लैंग्वेज। सर जैसे हम अपने भारत में देखते हैं तो इस समय ऐसी स्थिति कहीं कहीं दिखती है कि संस्कृत की बहुत दुर्गति है। अगर हम जेनजी की बात करें या मिलेनियल्स की बात करें तो आजकल मॉडर्निटी के नाम पे ना ऐसा हो गया है कि मैं एक दिन ऐसे खड़ी थी तो दो बच्चे एक लड़की कहती है कि वो चिल्लाई तो दूसरे ने पूछा कि क्या हुआ? तो वो कहती है कि डॉग की टेल मेरे लेग पे लग गई ब्रो। मतलब ना ये इंग्लिश है, ना ये हिंदी है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या ऐसे इनोवेटिव टूल्स हैं या मेथड्स हैं जिससे जैसे मुझे तो संस्कृत बहुत पसंद है और मैं बहुत दुर्भाग्य समझती हूँ अपना कि मुझे संस्कृत सीखने का स्कूल में मौका नहीं मिला एंड थैंक्स टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कि अब उस चीज़ को मेन स्ट्रीम में लाने की बात की जा रही है। तो ये तो लेकिन हमारे टाइम पे ये चीज़ हो नहीं पाई। तो हम मतलब ऐसे क्या इनोवेटिव टूल्स और मेथड्स होने चाहिए कि जिससे उनका भी एक इंटरेस्ट बने संस्कृत के टूवर्ड्स या हिंदी सीख आज ले। के समय में बहुत ये डेवलप हो चुके हैं। जी आपको जैसे सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी है उसका कॉरेस्पॉन्डेंस के थ्रू भी है। एक प्रोफेसर पुष्पा दीक्षित हैं, वो बड़े इनोवेटिव तरीके से सिखाती हैं। संस्कृत भारती का भी काफ़ी अच्छा है, और सब जगह ये है, ऑलरेडी है।
हमारे जेएनयू में भी हमारे सेंटर में जो है वो जो सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के द्वारा ही वो एक चल रहा है प्रकल्प। तो आज कोई व्यक्ति यदि संस्कृत सीखना चाहता है तो बहुत सरल तरीके से वो लोग सिखाते हैं और बच्चों के लिए भी काफ़ी मटेरियल डेवलप हो गया है। जैसे गा गा के सीखना, जैसे बड़ा रोचक ढंग से सीखना, तो ऐसे बहुत सारे मटेरियल भी अवेलेबल हैं अभी। इसीलिए बात उसकी नहीं है, बात है कि हमारे अंदर का संकल्प हो कि हम सीखना चाहते हैं। जितना टाइम हम लगाते हैं और विदेशी भाषा सीखने में उसका 25% भी टाइम यदि हम लगाएं तो लगता है हम विद्वान हो जाएंगे, क्योंकि आज भी घर में सुबह से लेकर और रात तक जिस शब्दावली का प्रयोग करते हैं उसमें 80% संस्कृत के वर्ड। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे एग्जाम्पल क्या, जो घर में जितनी चीज़ें आप यूज करते हैं तो उसमें तो सबके नाम आपके जो हैं सबके नाम संस्कृत में हैं। आप दिन भर उनका नाम लेते हैं। आप जो जितने आप खाने पीने की चीज़ का नाम लेते हैं, वस्त्र बोलते हैं, सारी चीज़ें जो है वो संस्कृत में ही फिर बोलते हैं। तत्सम और तद्भव वाली भी एक चीज आ जाती है ना। तो तत्सम और तद्भव तो एक ही बात है ना। आप संस्कृत में दंत कहते हैं, वही दांत बोलते हैं। घृत को घी बोलते हैं, घृत को घी बोलते दुग्ध हैं, को तो वो दूध वही बोलते है, तो वो संस्कृत ही हाँ, है। मतलब ओरिजिन वहीं से है। ओरिजिन वही है और कहीं और है ही नहीं वो। ये तो भाषा तो ऐसी चीज है ना कि संस्कृत के विद्वान ही यदि आप देखेंगे तो वो 4 स्टेट के उनमें थोड़ा बोलने में चेंज आ जाता है। हम्म तो चेंज आता है तो कोई दंत बोलता है तो कोई दांत बोल देता है, अक्षी कोई बोलता है तो कोई आंख बोल देता है। तो ऐसे जितने आपके शब्द हैं, जी आप यदि थोड़ा सीरियसली देखें तो वो संस्कृत ही है। एक तो पूरा का पूरा, मैं तो महाराष्ट्र जाता हूँ, मैं बहुत गुजरात जाता हूँ, मैं बताऊँ वहाँ के यूनिवर्सिटी में जितने नाम हैं ना वो सब के सब संस्कृत के नाम हैं। इसमें दिल्ली थोड़ा कम है। अब दूसरे स्टेट में जाएंगे तो वहाँ संस्कृत वर्ड ही आपको मिलेगा, लेकिन उनको लगता है कि हम बंगाली बोल रहे हैं, वर्ड है संस्कृत का। किसी को लगता है हम तेलुगु बोल रहे हैं, वर्ड है संस्कृत का। इसलिए नहीं समझ में आता, क्योंकि संस्कृत यदि वो नहीं पढ़े तो उनको लगता है कि इसी भाषा का है। तभी तो मैंने कहा कि संस्कृत एक लिंक लैंग्वेज रहा है थ्रू आउट। आप ये सोचिए कि आदि शंकराचार्य जब निकले, जब अपने यहाँ तो शास्त्रार्थ का ट्रेडिशन था, तो केरल से आदि शंकराचार्य निकले तो उनकी मातृभाषा तो मलयालम थी। तो जब वो आके इतने लगभग 80 से ज़्यादा जो स्कूल्स के जो उस समय के आचार्य थे, उससे जो उन्होंने घंटों घंटों शास्त्रार्थ किया है, तो मलयालम में तो किए नहीं होंगे और हिंदी में भी नहीं किए होंगे, तो किस भाषा में किए? तो जो भी भाषा उस समय की जो कनेक्टिंग लैंग्वेज थी, जिसको आज अंग्रेजी ने रिप्लेस कर दिया है, तो वो कनेक्टिंग लैंग्वेज ही संस्कृत थी। और अपने स्टेट में लोग अपनी मातृभाषा में बोलते थे, लेकिन जब अपने स्टेट से बाहर निकलते थे तो वो संस्कृत में बोलते थे। क्यों? क्योंकि संस्कृत टीचिंग और रिसर्च का थ्रू आउट लैंग्वेज रहा है और ये भारत को जोड़ के रखता था। जैसे कि वैचारिक दृष्टि से भारत में एक सूत्रता है, वैसे भाषिक दृष्टि से संस्कृत के कारण एक सूत्रता है। इसीलिए आप असम जाएंगे तो वहाँ भी आपको संस्कृत के सब मिलेंगे, और आप केरल चले जाएं तब आज की डेट की बात नहीं कर रहा, आप तमिलनाडु जाए वहाँ भी मिलेगा आपको, आप कश्मीर चले जाए वहाँ भी मिलेगा आपको, उत्तराखंड जाए वहाँ भी मिलेगा आपको। बिल्कुल तो संस्कृत ही एक भाषा है कि आज की डेट में भी आपको कश्मीर में जो टेक्स्ट लिखी गई उसका मैन्युस्क्रिप्ट आपको मिल जाएगा कर्नाटक के किसी लाइब्रेरी में, जो ट्रावनकोर है, जो केरल है, वहाँ के लाइब्रेरी में मिल जाएगा, कहीं मिल जाएगा गुजरात में, कहीं महाराष्ट्र में, कहीं मद्रास यूनिवर्सिटी के किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में। ये दूसरी भाषा में नहीं, आपको आज भी ये नहीं अवेलेबल है। तो इसलिए आप उस दृष्टि से देखिए कि हजारों हजार वर्षों से भारत में जो एक टीचिंग का जो भी प्रोसेस रहा,
अब आप अपनी मातृभाषा में पढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही आप थोड़ा हायर लेवल पे जाएंगे तो आपको फिर संस्कृत में ही सब होता था। तो इसलिए जितने डिसिप्लिन अपने हैं, जहाँ इंडियन नॉलेज डेवलप हुआ, आज भी वो संस्कृत में है। वो मैथ्स हो, वो साइंस हो, वो फिलॉसफी हो, सोशल साइंस हो, जितने सब्जेक्ट आज आप यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ते हैं, भारतीय ज्ञान में उसी सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो आपको संस्कृत पढ़ना पड़ेगा। तो ये इससे आपको पता चल जाएगा कि संस्कृत का क्या वैल्यू है। और अब तो सरकार ने बहुत ध्यान दिया है, और ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा डिसीजन है। और ये डिसीजन जो है वो धीरे धीरे अपने लोगों को भारतीय ज्ञान से जोड़ रहा है। और अभी IKS को शिक्षा मंत्रालय ने भी अडॉप्ट कर लिया है। तो आज की डेट में लगभग 15 लाख शिक्षक हैं देश में, कॉलेज और यूनिवर्सिटी को लेकर। तो सरकार की ये है इच्छा कि जो भी पढ़ा रहे हैं या रिसर्च कर रहे हैं वो तो ठीक ही है, लेकिन भारतीय ज्ञान को भी वो समझें। तो दोनों को समझेंगे तो फिर हो सकता है कि आने वाले समय में कई नए रिसर्च सामने आ जाए और हम नए तरह का नॉलेज प्रोड्यूस कर पाएं जो सोसाइटी को बेनिफिट देगा। अभी हम वन साइडेड नॉलेज सिस्टम को लेकर चले आ रहे हैं, और वो दैट इज ओनली वेस्टर्न नॉलेज सिस्टम। लेकिन हमारे वेद में ही लिखा है कि आनो भद्रा कृतवो यंतु विश्वतः। हम दुनिया के किसी भी अच्छे ज्ञान का स्वागत करते हैं जी। लेकिन हमने ये किया कि स्वागत को हमने मजबूरी बना दिया, और मजबूरी के कारण अपने ही लोगों को अपने ही ज्ञान से वंचित कर दिया। ये तो एक तरह से एकेडमिक क्राइम है ना, कि आप जनरेशंस को आपने अपने ज्ञान से वंचित रखा। तो ये तो पॉलिसी मेकर को सोचना चाहिए ये बात। सर, आपने अभी बोला कि अंग्रेज़ी ने संस्कृत को रिप्लेस कर दिया है। तो जैसे आप ब्यूरोक्रेसी की भी बात कर रहे थे, तो अभी एक बड़ा कंट्रोवर्सी मतलब कंट्रोवर्शियल भी नहीं है, ये सच है कि जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं, जब वो यूपीएससी के इंटरव्यू में बैठते हैं, तो उनका जो बहुत कम मतलब बहुत कम बच्चे उसमें सेलेक्ट हो पाते हैं जो हिंदी मीडियम से, इंग्लिश मीडियम वालों को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। तो ये सिस्टम में कहाँ कमी है और इसका रूट कॉज मतलब कहाँ से शुरू हुई है ये चीज़ कि इंग्लिश ने संस्कृत को रिप्लेस कर दिया? देखिए, ये तो स्पष्ट है, हम सब जानते हैं कि ये जो ब्रिटिशर्स की प्लानिंग थी, क्योंकि उनको रूल करना था भारत में, और वो तो अपनी दृष्टि से ठीक थे, क्योंकि कोई भी दूसरे देश का आदमी दूसरे देश पे रूल करेगा तो वो अपना मैकेनिज्म बनाएगा। और उनको ये पूरा स्टडी करने के बाद उनको वो पूरा पता चल गया कि भारत पे यदि रूल करना है तो संस्कृत को रिप्लेस करना पड़ेगा। क्योंकि संस्कृत को रिप्लेस जब तक नहीं करेंगे तब तक भारतीय लोगों का जो ज्ञान पर उसकी पकड़ है, जो एकता की भावना है, क्योंकि थॉट लेवल पे सब एक हो जाता है, तो तब तक आप रूल नहीं कर सकते। उसने पूरा सर्वे किया, पूरा ब्रिटिश पार्लियामेंट में इसकी बहस हुई, और उसके बाद ये जो यूनिवर्सिटी सिस्टम है उसको नए ढंग से लाया, और नए ढंग से ला करके उसमें जो इंडियन नॉलेज सिस्टम था उसको वो धीरे धीरे उसको ये लोग हमारे लोगों के मन में डालना शुरू किया कि ये यूजलेस है। और जो इंडियन नॉलेज सिस्टम में पढ़ा लिखा था उसको धीरे धीरे जॉब से अलग कर दिया, और जो 10वीं 12वीं पास अंग्रेजी में करता था तो उसको जॉब देने लगा, उसको ऑफिसर बनाने लगा। तो धीरे धीरे आपको क्या किया कि जॉब से अलग कर दिया, आपको इररिलेवेंट प्रूव्ड कर दिया जी। और अपने थोड़े से एजुकेशन को लेकर के वो भारतीय लोगों को ये लोभ जगा दिया कि इसी में जॉब मिलेगी और यही मॉडर्न है। तो वो अपने प्लानिंग में तो सफल हो गए, बहुत को जबरदस्ती भी बंद कर दिया। आयुर्वेद वगैरह में ऐसे कई चीजें हैं जो यहाँ से आयुर्वेद सीखा
क्योंकि 15वीं शताब्दी 16वीं शताब्दी तक तो उनको पता ही नहीं था कि मेडिकल साइंस क्या चीज है, पता ही नहीं था, ये रिकॉर्ड पे सब कुछ है। तो भारत आए तो यहाँ तो आयुर्वेद बहुत डेवलप्ड था उस समय। तो सबसे पहले सीखा, और जब सीख लिया उसके बाद कहा कि ये तो यूजलेस है। तो ऐसे करके प्लान कर करके ना एक एक सिस्टम को धीरे धीरे साइडलाइन किया और अपने को इम्पोज किया। थोड़े समय के लिए तो यहाँ के लोग असहज भी महसूस करते थे, लेकिन धीरे धीरे उनके स्वभाव में आ गया। और आज हम देख रहे हैं कि जो ये तो अभी इस सरकार को धन्यवाद देना चाहिए कि आयुष मंत्रालय खोल दिया, नहीं तो एक ही हेल्थ मिनिस्ट्री थी और उसमें 97% से ज्यादा एलोकेशन होती थी एलोपैथी के लिए, और 2-3% में बाकी सारे थे। हमारे ही लोग अभी बोलने लगे हैं कि आयुर्वेद अल्टरनेटिव मेडिकल सिस्टम है। तो दुनिया की सबसे प्राचीन जो चिकित्सा व्यवस्था थी वो हो गया अल्टरनेटिव और वो हो गया मेन। ऐसे करके हर एक सब्जेक्ट में ये बातें आई, और आज का डेट जो है उसमें हम ऐसे ही मानसिकता से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए जो अंग्रेजी का जो वर्चस्व है वो अंग्रेजों ने तो स्थापित कर दिया, लेकिन दुखद बात ये रही कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमने भी उसको कंटिन्यू कर दिया। और कंटिन्यू करने का परिणाम ये है कि आज जो अपनी सारी व्यवस्था है उसमें अच्छी चीज कोई बाहर से आए तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमने कई ऐसी चीजों को भी जीवन में ले लिया है जो अच्छा नहीं है, और वो इतने हम अभ्यस्त हो गए हैं कि हमें कोई बुरी चीज भी हमारे अंदर है तो लगता है कि वही मॉडर्न है। जी। तो ये नुकसान हुआ है, लेकिन अब धीरे धीरे समाज में वो जागृति आ रही है, और मुझे लगता है कि 10-20-25-50 साल में हो सकता है फिर से हम अपनी भाषा और अपने ज्ञान को महत्व देने लगेंगे और उससे लाभ लेंगे। मूल बात है कि कोई भी ज्ञान हो हमें लाभ मिलना चाहिए, और हमने बहुत कुछ ऐसा अडॉप्ट कर लिया जिससे नुकसान हो रहा है, लेकिन उसको भी हम मॉडर्न मान रहे हैं। ये बात है। मॉडर्निटी की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि जिसको इंग्लिश आती है लोग समझते हैं ये इंटेलेक्चुअल है। जैसे एक एग्जांपल बताऊँ, मैं लल्लन टॉप के एक शो में गई थी, तो वहाँ पर इस्कॉन के कुछ वो नहीं, आप एक विषय जो बोले थे, मैं इंटरप्ट करता हूँ कि हिंदी में यूपीएससी में क्या हो रहा है, और तो देखें ये मानसिकता तो रही है, डोमिनेट की है। हुँ, लेकिन आपको मैं एक बताता हूँ, मैं अभी थोड़े 1 साल 2 साल पहले पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी गया था। तो वहाँ के जो वाइस चांसलर थे वो यूपीएससी के बोर्ड के मेंबर है थ्रू आउट। उन्होंने इंटरव्यू लिया बहुत। जी, उन्होंने बोला हमें कि आपको बताऊं, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि जो जितने भी हमने सिविल सर्वेंट प्रोड्यूस किए हैं हुँ, उसमें संस्कृत वाले और भारतीय भाषा वाले जो आईपीएस आईएएस या बाकी हुए हैं, उन्होंने जितनी अच्छी तरह से चलाया है समाज को, उतना दूसरे विषय वाले नहीं चला पाए। बोले मैं एकदम इसका मेरे पास रिकॉर्ड है। क्यों ऐसा है पता है? क्योंकि जो संस्कृत वाले होते हैं या भारतीय भाषा को जो जानते हैं, उसमें विचार को जानते हैं, वो भारतीय समाज को जानते हैं। और जो भारतीय समाज को जानता है तो फिर वो समाज का जो स्वरूप है या उसकी क्या समस्या है उसको भी ठीक से जानता है। और जो अंग्रेजी में या बहुत और चीज में रहते हैं जहाँ केवल और केवल वेस्टर्न थॉट है, वेस्टर्न थॉट को वो के थ्रू वो भारतीय समाज को उतना नहीं जान पाते जितना कि ये लोग जानते हैं। तो जो पर्पस है सिविल सर्विस का, वो पर्पस है कि भारतीय समाज के लिए वो हम ऐसे ऑफिसर को तैयार कर रहे हैं जो प्रॉपर सर्विस दे, तभी तो सिविल सर्विस है ना। हुँ, हुँ, लेकिन हुआ ये कि
वेस्टर्न थॉट से इन्फ्लुएंस्ड होने के कारण या और थॉट से इन्फ्लुएंस्ड होने के कारण भारतीय लोगों के अंदर जो विचार चल रहा है या उसकी जो जीवन शैली है उसको वो ठीक से नहीं समझ पाते जी और नहीं समझ पाने के कारण जो सिविल सर्विस है ना वो सिविल मास्टर हो जाता है। तो ये अंतर जो है ना वही संस्कृत और भारतीय भाषा में जो सिविल सर्वेंट हैं वो और जो दूसरे थॉट से प्रभावित हैं उनमें यही अंतर दिखता है। हम्म। तो मैं वापस आती हूँ उसमें, तो मैं ललन टॉप के एक शो में गई थी, तो वहाँ पे वो भगवद गीता की वो इस्कॉन वाले जो देते हैं, तो मैंने बोला कि मैं प्रेफर करती हूँ ऐसी चीज़ें मैं हिंदी में पढूँ, मुझे हिंदी में ज़्यादा मज़ा आता है। तो मैंने उनसे पूछा कि हिंदी में नहीं है, तो बोला नहीं इंग्लिश में, क्योंकि ये थोड़ा ना इंटेलेक्चुअल लोग पढ़ते हैं ना तो वो इंग्लिश में ही मांगते हैं। तो बहुत बुरा लगा ये सुन के कि मतलब ऐसे लगता है कि बहुत दुर्गति हो रही है हमारी भाषा की। तो खैर एनीवे ये जो नहीं, इसका मैंने पहले ही बता दिया आपको हम्म, कि ये बात हीन भावना अंग्रेजों के द्वारा पहले डाली गई वो तो दूसरी बात है, लेकिन हमने उसको कंटिन्यू कर जी दिया। बिल्कुल बिल्कुल ये बहुत दुखद बात है कि भारत जैसा देश, जिस देश ने दुनिया को संस्कृति और सभ्यता सिखाई, सिखाई उस देश का व्यक्ति जब कहता है कि जो अंग्रेजी में बोलने से इंटेलेक्चुअल पढ़ते हैं, तो ये जो पर्पस था ब्रिटिशर्स का या ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसको हम स्ट्रांग बना रहे हैं, जी हम उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये थोड़ा हमारे जो पॉलिसी मेकर थे ना शुरू से, उनकी बहुत बड़ी चूक है ये, और ये नहीं होता तो भारत कुछ और होता। जी इसी बात पे मैं आऊँगी, जैसे उन्होंने चेंज करने की कोशिश करी तो हम हो रहे हैं। जैसे ही एक धर्मेंद्र है हमारे एक्टर, तो उनका एक होटल्स की चेन है ढाबा करके, तो वो बड़ा अच्छा खासा बनाया है। तो मैं वहाँ पे गई तो वो जो आते हैं वेटर्स, और वेटर ने मुझे बोला कि वुड यू लाइक टू ऐड सम मोर घी मैम, ऐसे। अरे तो ढाबा है, हिंदी में बात करो ना, मैं भी यही क्यों आप भी यही क्यों, तो अंग्रेजी क्यों बोलनी है ज़्यादा ओवर स्मार्ट दिखने के लिए या अपने आप को ज़्यादा इंटेलिजेंट दिखाने के लिए। तो है ये दिमाग में लोगों के कि कोई अंग्रेजी बोल रहा है तो वो ज़्यादा इंटेलेक्ट है, तो इंटेलेक्चुअल है। और जबकि रियलिटी ये है, आप यदि अब एकेडमिक पॉइंट से मुझे पूछें तो जॉर्ज बर्नार्ड शा जैसे व्यक्ति जो बड़े बड़े इंग्लिश के, इवन टी.एस. इलियट का मैं नाम लूँगा, बड़े बड़े जो जिसको इंग्लिश में माना जाता है कि वो एक माइलस्टोन उन्होंने अचीव किया है, उन्होंने अंग्रेजी भाषा पे टिप्पणी की। उन्होंने संस्कृत की तारीफ करते हुए कहा है कि जो संस्कृत ही एक दुनिया में लैंग्वेज है कि हम जैसे बोलते हैं वैसे ही लिखते हैं। इसीलिए लैंग्वेज में प्रिसिशन है ना। हाँ, अब आप ABC से लेके Z तक आप बोल दीजिए, बोलते कुछ है लिखते कुछ है कि नहीं। बी का तो ब लिखते हैं ना, ब बोलते हैं ना, लिखते बी है। और सी का पता ही नहीं कि चौ है कि जो क्या है, केमिस्ट्री है कि केमिस्ट्री केमिस्ट्री है। तो आप एक एक अल्फाबेट देख लीजिए। तो सबसे यदि आप एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, भाषा सब महत्वपूर्ण है, उसमें कोई नहीं, लेकिन जब जहाँ भाषा के अपने स्ट्रक्चर की बात है या साइंटिफिक नेचर की बात है, तो उसमें तो वहीं के लोग बोलते हैं कि जो अंग्रेजी सबसे करप्ट लैंग्वेज। बिल्कुल करप्ट तो है। लेकिन हम अपने, चूंकि हमारी बुद्धि अब उसी में बिल्कुल घुल मिल गई है और एक दिमाग में हमारे इंजेक्शन डाला हुआ है कि वो जितना करप्ट बनो उतना मॉडर्न बनो, तो हमने अडॉप्ट किया है। लेकिन अब धीरे धीरे लोगों में जागरूकता आ रही है, संस्कृत का महत्व भी बढ़ रहा है। जी कुमार विश्वास ने बोला है कि संस्कृत सीखने के लिए श्रम लगता है, बुद्धि कौशल लगता है, और एक्चुअली लगता है, इसलिए शायद थोड़ी सी डिफिकल्ट मुझे नहीं लगता है, मुझे तो लगता है कि जो श्रम तो लगता है अंग्रेजी सीखने के लिए। लेकिन दुखद बात यह है कि हम बताया ना, मैं उसका यदि उसका 1/4 यदि आप मेहनत संस्कृत में करें तो आप संस्कृत बहुत आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि वो आपके जीन में है। जी वो शब्द आप बोलते हैं सुबह से रात तक,
लेकिन आप ध्यान नहीं देते और आपका प्रेशर भी होता है और कुछ हमारी अपनी साइकोलॉजी भी है कि एक अभी राजस्थान में गया था तो वहाँ राजस्थान यूनिवर्सिटी की जो वाइस चांसलर थी वो एड्रेस कर रही थी तो बोली कि राजस्थान में ये हाल है कि यहाँ बारिश तो बहुत कम होती है लेकिन वहाँ अंग्रेजी में पढ़ाते हैं रेन गो अवे। कम अगेन अनदर डे। तो अब हम इस सिंड्रोम के शिकार हैं तो अब आप इस रूप में कर लो। सर मैकॉले एजुकेशन सिस्टम वर्सेस वैदिक एजुकेशन सिस्टम को आप कैसे देखते हैं? जैसे देखते हैं अब उसकी कोई तुलना तो हो नहीं सकती क्योंकि मैकॉलियन एजुकेशन जो है वो उसका एक अपना वर्ल्ड व्यू है जी। और वैदिक जो थिंकिंग है वो उसका एक अपना वर्ल्ड व्यू है। तो वैदिक थिंकिंग का मतलब ही है कि नॉलेज सेंट्रिक सिस्टम, नॉलेज सेंट्रिक सिस्टम। और नॉलेज जब भी होता है तो वो रियलिटी पे बेस्ड होता है। नॉलेज कल्पना में नॉलेज नहीं होता। तो इसलिए जब आपने वेद शब्द का नाम लिया या वैदिक नाम लिया तो वेद का मतलब ही नॉलेज होता है। तो आप इसी से अनुमान लगा लें कि दुनिया का पहला टेक्स्ट भारत ने प्रोड्यूस किया और उस टेक्स्ट का नाम वेद रखा। इसका मतलब है कि हमारे जो पूर्वज थे, ऋषि थे, वो एकमात्र उनका कंक्लूजन था कि ये नॉलेज है, ये ज्ञान है जो जीवन का केंद्र बिंदु है। जो भी व्यक्ति ज्ञान से जुड़ेगा या ज्ञान को प्राप्त करेगा वही अपने को ठीक से जान सकता है, वही समाज को जान सकता है, वही प्रकृति को, मानवता को जान सकता है और वही स्वयं सुखी रह सकता है और संपूर्ण मानवता को सुखी बना के रख सकता है। तो एक तो ये दृष्टि है जो ज्ञान प्राप्त करना है और ज्ञान भी हमारे यहाँ जो है वो 2 लेवल पे ज्ञान की बात हुई है। जब आप वेद की बात करेंगे तो वेद नॉलेज मीन्स व्हाट, नॉलेज ऑफ व्हाट। तो नॉलेज 2 प्रकार का है। एक नॉलेज जो है वो मटेरियल रियलिटी का नॉलेज है और दूसरा नॉलेज जो है जो कि दुनिया में आज भी केवल और केवल वैदिक ऋषि ने उसको डेवलप किया। आज तक दुनिया में पूरी तरह से जिसके बारे में पता नहीं चल पाया लोगों को और आज भी उसको जानने के लिए दुनिया के लोग भारत आते हैं, वो है नॉलेज ऑफ कॉन्शियसनेस। करेक्ट। तो ये 2 प्रकार का नॉलेज जो है ये भारत में वेद के समय में लगभग कंक्लूसिव स्टेट में था और उन्होंने ये बता दिया कि दोनों प्रकार के ज्ञान को जो व्यक्ति सही से प्राप्त करेगा उसी का व्यक्तित्व होलिस्टिक हो सकता है, उसी का व्यक्तित्व जो है वो ऑल एकोमोडेटिव हो सकता है, उसी का व्यक्तित्व जो है कि मनुष्य के साथ साथ नेचर का भी केयर कर सकता है, उसी का व्यक्तित्व होगा कि स्त्री पुरुष के वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है, उसी का व्यक्तित्व होगा कि परिवार को ठीक से चला सकता है, समाज को ठीक से चला सकता है। यदि इसका पूर्ण ज्ञान ना हो तो फिर वो एकांगिक जीवन होता है और एकांगिक जीवन का जो रूप है वही मैकॉलियन एजुकेशन। तो आज भी दुनिया के लोग ये महसूस कर रहे हैं जी। होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग यदि है तो वो केवल और केवल वैदिक अंडरस्टैंडिंग है और बाकी जो अभी हम देख रहे हैं कि जो हम एक तरफ तो सोच रहे हैं कि हम बहुत मॉडर्न हो रहे हैं और दूसरी तरफ उसी रफ्तार में डिप्रेशन भी बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल। आज लोग जैसा बताते हैं कि अमेरिका यूरोप में जितना डिप्रेशन है उतना तो दुनिया में कहीं नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि एकांगिक जीवन,
एकांगिक जीवन जहां भी रहेगा वो पूर्ण सुख नहीं होगा। पूर्ण सुख के लिए आपको आपको होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि मैं कैसे हूं, मेरे घर के लोग कैसे हैं, मेरे चारों तरफ की जो प्रकृति है वो कैसी है, हमारे यहाँ नदी पर्वत हैं, सब कुछ हैं, सभी जीव जंतु हैं, वो कैसे हैं, और दुनिया के किसी कोने में कोई भी है तो वो कैसा है। और जब सब में एक समरसता दिखेगी और ये दिखने लगेगा कि सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और सबके सुख से सब सुखी होता है और सबके दुख से सब दुखी होता है, ये जब तक दृष्टिकोण किसी व्यक्ति में डेवलप नहीं होगा तब तक ना तो वो पूरी तरह से सुखी हो सकता, ना वो दूसरे को सुखी रख सकता। तो इसलिए ये जो संपूर्ण ज्ञान है इसी को वैदिक ऋषि ने कंक्लूड किया और कंक्लूड करके ये बता दिया जो आपको इस प्रकार का ज्ञान चाहिए। और इसीलिए उन्होंने जो मेटेरियलिस्टिक नॉलेज है उसको उन्होंने एक ग्रुप में रखा और दूसरा जो है कि चेतना क्या है, आप क्या हैं। एक व्यक्ति करोड़ कमा लेगा लेकिन उससे वो 10 पिस्तौल खरीद लेगा। एक व्यक्ति जो है वही 1 करोड़ कमाएगा तो 50 परिवार को वो सुखी बना देगा। तो इस प्रकार का जो भेद है वही वैदिक और मैकोलियन एजुकेशन में भेद है। लोग बाद में जानते हैं और बाद में जानते हैं तो वो अनुभव करते हैं कि यदि ये ज्ञान प्राप्त किया होता तो मेरा जीवन कुछ और होता, कुछ और। लेकिन कई बार लेट हो जाता है। लेकिन अब ये अच्छी बात है कि हमारा नेतृत्व ने अभी इस ज्ञान की जो महत्ता है उसको भारत के स्तर पर भी और वैश्विक स्तर पर भी लोगों को अनुभव कराया है और लोगों में ये फिर एक बार जागृति आ रही है कि अपने ज्ञान को समझें और यही सुख का मार्ग है। तो वेद इसको कहते हैं। और भी आप कहें तो वेद के बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ क्योंकि मैं इसी पे आ रही थी सर अभी वेद। हाँ, जो वेद है उसको हमने ठीक से नहीं समझा है। मैं इस दृष्टि से कह रहा हूँ क्योंकि ये नहीं है कि आज वेद को जानने वाले नहीं हैं, लेकिन हमारे अंदर जो वन साइडेड वेस्टर्न एजुकेशन जितना घर कर गया है और वेद के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें लोगों के दिमाग में डाल दी है कि वेद जो है वो कुछ नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि वेद के अतिरिक्त जो है वो वेद में जो कुछ भी है उसके अंदर ही है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। और ये इसलिए ऐसा है क्योंकि देखिए दुनिया में वेद ही एक टेक्स्ट है, सबसे प्राचीन है, ये तो पहले बात हो चुकी है, लेकिन वेद ही वो टेक्स्ट है जिसमें समाज के सभी वर्गों का योगदान है। मैं वेद के बारे में बताना चाहता हूँ कि वेद ही ऐसा टेक्स्ट है दुनिया में जिसमें जितना पुरुष का कंट्रीब्यूशन है उतना ही स्त्री का है और उतना ही समाज के सभी वर्गों का है। समाज के सभी वर्गों का है, जो वर्गीकरण हुआ है उसमें सारे वर्ग। ये नहीं पता था। तो लोग इसको नहीं समझते हैं, लेकिन आप यदि ठीक से स्टडी करें वेद को तो आप देखेंगे कि जो हम जिसको 4 वर्ण कहते हैं ना, आपको सभी वर्ण के ऋषि मिलेंगे वहां पे, ऋषिका मिलेंगी आपको जी। तो यही कारण रहा है कि जैसे एक तरफ आप ऋषि देखेंगे पुरुष वर्ग के तो दूसरी तरफ ऋषिका देखेंगे स्त्री वर्ग के। आम्भरिणी ऋषिका आम्भरिणी है, घोषा है, अपाला है। वेद में उनके मंत्र हैं, आज उसकी पढ़ाई होती है, उस पे रिसर्च होता है। ऐसे बहुत सारे ऋषि मिलेंगे आपको
जो आज के समय में एससी कैटेगरी के होंगे। वो जब ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया, वो उस शीर्ष स्तर पर गए तो उनको ऋषि की उपाधि मिली। तो आप समझें कि ऐसा कोई टेक्स्ट दुनिया में है अवेलेबल आज की डेट में? लोग नहीं पढ़ते, इसीलिए लोग सुनी सुनाई बातों में अपनी बात रखते रहते हैं। लेकिन अक्ष सूक्त है, ऋग्वेद का मंत्र है, उसके ऋषि ऐलूष हैं, जैसे कक्षीवान हैं, जैसे कि महीधर ऐतरेय हैं, जाबाली हैं, ये सारे ऋषि आज की शब्दावली में आप देखें तो ऐसी कैटेगरी, बिल्कुल, जी जी जी। और अगर ऋषिकाओं की बात करें, ऋषिकाएं भी जैसे कक्षीवान की पुत्री घोषा है। घोषा भी वो चूंकि कक्षीवान ही थे आज के समय में एससी कैटेगरी के, तो उनकी पुत्री भी वहीं से आई है, लेकिन ऋषिका बनी वो। तो मैं कह रहा हूं कि आप उस समाज की कल्पना कर सकते हैं कि जिस समाज में जो आधारभूत ग्रंथ बना, उस ग्रंथ में समाज के सभी वर्गों का योगदान है और ये सब मिला करके एक कलेक्टिव विजडम है। तो कलेक्टिव विजडम के कारण ही वेद भारतीय समाज का फाउंडेशनल टेक्स्ट है। तो लोग इसको ठीक से समझें, तब उनको पता चलेगा कि हजारों हजार साल से वेद आज भी क्यों रिलीवेंट है। तो एक ये बात है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इसको हमें जानना चाहिए। दूसरी बात स्मृति की आती है। वेद के बाद जो अपने यहाँ दूसरा इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है वो स्मृति है। वेद को लाने वाले को हम ऋषि या ऋषिका कहते हैं, ठीक है। और वेद के बाद का जो टेक्स्ट है, कोई भी टेक्स्ट हो, उसको हम स्मृति कहते हैं। आप ये ध्यान दीजिए कि स्मृति ग्रंथ जो भी है ना, वो किसी व्यक्ति विशेष पर है। वेद का कोई ऑथर नहीं है। वेद जो है वो सभी के ज्ञान को मिला करके एक बड़ा ज्ञान है। और वेद के बाद जो भी टेक्स्ट है वो किसी व्यक्ति विशेष के नाम पे है। जैसे मनुस्मृति है, जैसे याज्ञवल्क्य स्मृति है, जैसे नारद स्मृति है, जैसे गौतम धर्म सूत्र है, जैसे रामायण है, जैसे महाभारत है। ये सारे के सारे जो हैं किसी व्यक्ति विशेष की रचना है। तो स्मृति का मतलब ही है कि वेद के ज्ञान की जो व्याख्या करे, वेद के ज्ञान का जो स्मरण करे, उसको स्मृति कहते हैं। तो अब आप इस परिप्रेक्ष्य में देखिए कि भारत में ये शुरू से नियम बनाया गया कि कोई भी स्मृति ग्रंथ बने तो वो व्यक्ति विशेष की होगी रचना, लेकिन है वो वेद के ज्ञान का स्मरण हो रहा है, उसकी व्याख्या हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेद जो कि कलेक्टिव विजडम है, उसके अकॉर्डिंग यदि कोई स्मृति है तब तो वो वैलिड होगी, नहीं तो वो किसी इंडिविजुअल का ओपिनियन माना जाएगा। वो कभी भी वैलिड नहीं हो सकता, कभी भी वो लॉ में नहीं आ सकता, कभी भी वो किसी भी स्टेट के जो लॉ बुक है या उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का पार्ट है उसमें नहीं आ सकता। तो मनुस्मृति कौन सी कैटेगरी में फॉल करती है? तो मनुस्मृति स्मृति है, और स्मृति है तो मनु के द्वारा लिखी हुई है। तो इसलिए ये बिल्कुल नियम है कि जो जहां भी मनुस्मृति वेद के अकॉर्डिंग रहेगा तो वो वैलिड है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मनु जो हैं वो वेद के जानकार हैं, और वेद के जो जानकार हैं वो वेद के विरोध में कैसे जा सकते। तो दो ही बात हो सकती, या तो मनु की बहुत चीजें जो है वो वेद के अकॉर्डिंग है, और जो और चीज कहीं आपको मिलती है वो एक तो मनु की रचना है, ये संदिग्ध है। क्योंकि मनु जो है ना, जब आप इसी मनुस्मृति का पहला चैप्टर पढ़ेंगे
तो आपको उसमें मिलेगा कि मनु ने 1,00,000 श्लोक का एक लॉ बुक बनाया, संहिता बनाई। अब वो मनु ने किसी और को समझाया, उसने किसी और को समझाया, और होते होते भारद्वाज, और उसके बाद आज जो आपके पास मनुस्मृति है ना, वो भृगु का स्टेटमेंट है। अच्छा। हाँ, तो 1,00,000 श्लोक वाली जो संहिता बनाई मनु ने, आज लगभग 2600 श्लोक है उसमें, कहाँ एक और वो भृगु का स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले तो हमारी ये अज्ञानता है कि मनु का वो ओरिजिनल स्टेटमेंट है ही नहीं, पहली बात। और दूसरी बात कि जो हजारों साल के इतिहास में ऐसे मनुस्मृति के बहुत सारे एडिशंस हैं, तो किसी में कोई श्लोक मिलेगा, किसी में कोई नहीं मिलेगा, किसी में कुछ और है। तो किसी ऐसी चीज को जब आपके सोसाइटी को डिमोरलाइज करना हो, तो वो तो कोई भी व्यक्ति उस समय जो है वो किसी को हायर करे और 2 श्लोक जुड़वा दे। तो ऐसा लगता है, रिसर्च से ऐसा लग रहा है कि एक तो ये मनु का स्टेटमेंट है नहीं, और उसमें भी यदि कोई ऐसा स्टेटमेंट है जो लोगों को लगता है कि ये क्यों है, ये बहुत गलत है, तो उसके लिए आप, जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको कुछ, जैसे है कि जो स्त्री वेद ना पढ़े। मैं आने वाली थी उसी बात पे। हाँ, इसीलिए मैं पहले आ जाता हूँ। मैं बोलने वाली थी कि हमें स्त्री वेद ना पढ़े। नहीं नहीं, तुम मंत्रोच्चारण मत किया करो, तुम नहीं कर, तुम शंख नहीं बजा सकती। इसीलिए मैं आपको क्लैरिफाई करना चाह रहा कि कोई कहता है वेद, स्त्री वेद ना पढ़े, शंख ना बजाए, गायत्री शब्द ना बोले, मंत्र ना व्यास बोले, गद्दी में तुम नहीं बैठ सकती। तो आपको ये यदि ज्ञान हो जी। कि जिस वेद मंत्र के बारे में आप कह रहे हैं कि स्त्री वेद ना पढ़े, तो फिर वेद मंत्र की रचयित्री जो स्त्री ऋषिका है, जी बिल्कुल, तो उसके साथ ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है कि उसके अकॉर्डिंग चल रहा है। आप बताइए, अकॉर्डिंग तो नहीं चल रहा है ना। तो जैमिनी जिससे तो बड़े कोई वेद के ज्ञाता नहीं होंगे ना। नहीं। जैमिनी जो है उनको अधिकारी पुरुष माना जाता है वेद के विषय में। बिल्कुल। उन्होंने रूल बनाया है कि विरोधे त्वनपेक्षम स्यात् अस्ति हनुमानकम। जहां भी वेद से किसी स्मृति का विरोध हो, तो वैसी स्मृति हमें नहीं चाहिए, उसकी अपेक्षा नहीं। विरोधे त्वनपेक्षम स्यात्, विरोध जहां हो वहां हमें कोई अपेक्षा नहीं है उस विरोधी बात की। क्यों? क्योंकि कलेक्टिव विजडम को वो वायलेट कर रहा है। आप समझ रहे हैं ना। जी। तो जिस स्त्री ऋषिकाओं ने वेद में मंत्र लाए, बाद में गार्गी जैसी, मैत्रेयी जैसी ऐसी ऐसी हमारे यहाँ स्त्री पात्र हुए हैं, क्योंकि वो तो वातावरण था तभी तो बनी है ना। और उस बाद में कहे कि जो स्त्री वेद नहीं पढ़ सकती, तो इसका मतलब वेद का सीधे वायलेशन हो रहा है। तो वेद का वायलेशन हो रहा है तो इनवैलिड है। तो इसको, छोटी सी बात को लोग क्यों नहीं समझते हैं, कुछ नहीं आता समझ में। इवन मनुस्मृति का आप 2nd चैप्टर देखें, जहाँ पे धर्म को डिफाइन किया है कि श्रुति स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मनः एतत् चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्षणम। ये लगभग 10वां 12वां श्लोक है 2य अध्याय का। अब वो पता है, उसमें जो कुल्लूक भट्ट की जो टीका है, वहां पर उन्होंने जावालोपनिषद को कोट किया है। अभी मैं बताया जावाली ऋषि हैं, और वो आज के समय में किस कैटेगरी से आएंगे, उनको कोट किया है। और वहां पे भी यही बात लिखी है कि ये श्रुति स्मृति विरोध हेतु श्रुतिरेव गरीयसी। जहां भी श्रुति और स्मृति में क्लैश होगा तो श्रुति डोमिनेट करेगी। कलेक्टिव विजडम और इंडिविजुअल विजडम में जहां भी क्लैश होगा तो कलेक्टिव विजडम प्रिवेल करेगा। बाकी यदि कोई इंडिविजुअल विरोध में कुछ बात बोल रहा है, तो वो भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच शुरू से है और उसका ओपिनियन हो सकता है।
आज भी हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में तरह तरह की बात बोलते हैं, तो आपका क्या वो लॉ बन जाएगा क्या? वो लॉ नहीं बनेगा, आपका ओपिनियन है, आप दीजिए, राय दीजिए। लॉ वही बनेगा जो कलेक्टिव विजडम के साथ चलेगा। तो इसलिए इन छोटी सी बातों को जो व्यक्ति नहीं जानते या पढ़ना नहीं चाहते या जानना नहीं चाहते और केवल पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, तो उनके लिए तो वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि भारत में तो वही फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये भारत ही देश है जहाँ इतना है फ्रीडम, कोई कुछ बोले। तो एकदम ये स्पष्ट समझें कि वेद, क्यों वेद का महत्व है, क्योंकि वो कलेक्टिव विजडम और इंडिविजुअली जो भी क्रिएटेड है, इंडिविजुअल जो भी व्यक्ति किसी टेक्स्ट को कंपोज किया है या बनाया है, तो वेद के अनुसार चले तो वो ऑल इंक्लूसिव हो जाएगा। तो वो तो हमें जरूरत है। वेद के अगेंस्ट जाए तो उसको हम नहीं मानते, वो हमारे लिए यूजफुल नहीं है। उसका ओपिनियन हो सकता है, किसी का ओपिनियन तो नैरोनेस को लेके हो सकता है ना, आज भी होता है। बड़े बड़े लोग जो है ऐसी ऐसी बात बोल देते हैं कि समाज के विरोध में चला जाता है, तो क्या वो लॉ बना देंगे उसको हम? बिल्कुल नहीं। तो इसलिए मनु के बारे में अब मैं एक दो एग्जाम्पल देता हूं आपको, कि एक तो मनु के बारे में ये बातें फैला दी है कि ये स्त्री को कहते हैं वेद ना पढ़े। तो ये तो बात मैंने आपको स्पष्ट कर दी कि जब स्त्रियां ही वेद की ऋषिका हैं तो उसको कौन कह सकता है वेद ना पढ़े। फिर कह दिया कि जो दूसरे आज के SC कैटेगरी के लोग वेद ना पढ़ें, तो उनके भी ऋषि बैठे हैं वहाँ पे। और ये जो चीज है इसको आप उदाहरण से थोड़ा देखें, और एक मंत्र भी मैं बताता हूँ आपको। कितने उपहास का विषय है ये, कि यजुर्वेद का एक मंत्र है, यथेमाम वाचिम कल्याणिम मां वदानि जनेभ्य ब्रह्म राजन्याभ्याम शूद्राय चार्याय स्वाय चरणाय च। यजुर्वेद का मंत्र है जिसमें कहते हैं कि वेद जो है वो सभी के लिए है, सब इसको पढ़े और ज्ञान प्राप्त करे जिससे समाज अच्छा हो। अब समझ रहे ना, वेद खुद ही जहां ये कह रहा है, वहां कोई बाद में आके कोई बोलेगा कि ये वेद में पढ़े तो अपने आप इनवैलिड हो गया ना। और ये कि जब वो वेद के ज्ञाता है, आप समझ रहे हैं कि नहीं, कितना कंट्रोवर्शियल चीज है कि मनु जो है उनको वेद का सबसे बड़ा ज्ञाता माना जाता है, और मनु कहते हैं वेदो अखिलो धर्म मूलम, कि वेद जो है वो धर्म का मूल है। यदि कोई भी ऐसी बात होगी तो फाइनल कंक्लूजन वेद का होगा। वही मनु कहेंगे कि जो वेद के जो रचयित्री हैं, ऋषिका, वो वही स्त्री वेद ना पढ़े। आपको उपहास का विषय नहीं लग रहा है? पहली बात। दूसरी बात मैं बता रहा हूं कि वेद जो है ना वो खास करके स्त्री विषय में कुछ जो और बातें जो समाज में बहुत सारी गलत फहमियां चल रही है, वेद ही दुनिया का एक टेक्स्ट है, और इसलिए बड़ा है, इसलिए महत्व है उसका, कि जब स्त्री पुरुष की रचना की बात आती है तो वेद ही ये कहता है कि एक जो मूल तत्व है, जिसको आप ब्रह्म कहें, इसको आप जो भी कहें नाम दें, वो एक तत्व जो है वो न तो स्त्री है न पुरुष है, वो तो मूल सत्य है। लेकिन जब सृष्टि होने लगी, उसने अपने को ही कहा कि बहुत श्याम प्रजाए, और मैं ही अपने को अभिव्यक्त करूं, अनेक रूपों में अभिव्यक्त करूं। तो अनेक रूपों में अभिव्यक्त करूं, तो उन्होंने पहली जो अभिव्यक्ति है उनकी, वो है कि सद्वैधा अपातयत, अपने को ही दो भागों में बांट लिया, आधा भाग पुरुष तत्व, तो आधा भाग स्त्री तत्व। ये बृहदारण्यक उपनिषद के पहले चैप्टर का है। तो वेद का स्पष्ट कथन है कि आधा स्त्री है, आधा पुरुष है, और उसकी तुलना करते हैं दाल के दाने से, अर्ध मृगलमिव, कि दाल के दाने के अंदर जैसे आधा हिस्सा एक होता है, आधा दूसरा होता है, और दोनों पैरेलल होता है, दोनों इक्वल होता है, ना तो कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, दोनों पैरेलल है, दोनों इंडिपेंडेंट है, बट दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री।
भारत में स्त्री पुरुष का दर्शन वेद ने ये दिया हुआ है, ये हमारा मौलिक चिंतन है। आश्चर्य ये है कि आप मनुस्मृति का जब पहला चैप्टर पढ़ेंगे, एग्जैक्टली मनु जी स्त्री पुरुष के बारे में ये बोल रहे हैं। द्विधा कृत्वात् मनोदेहम अर्धेन पुरुषो भवत अर्धेन नारी तस्यांबा विराजम असृजत प्रभु। कि जो हिरण्यगर्भ थे, जो जहां से सृष्टि शुरू हुई है, अपने को दो भागों में बांट लिया। अर्धेन पुरुषो भवत, आधा से पुरुष हुआ, अर्धेन नारी, आधा से स्त्री, और सबसे बड़ी बात आपको लगेगी, कहते हैं विराजम और सृजत प्रभु, उस नारी में पूरी सृष्टि हुई है। भारत में सृष्टि पुरुष में नहीं होती, सृष्टि नारी में होती है, स्त्री में होती है। जबकि सेमेटिक कल्चर जो है, यूरोपियन कल्चर जो है, उसमें आपको पता है कि पुरुष की बाईं पसली से स्त्री की उत्पत्ति हुई है। तो एक जगह पुरुष की बाईं पसली से स्त्री की उत्पत्ति हुई, इसीलिए स्त्री को वहां पुरुष का सबऑर्डिनेट माना जाता है। और 20वीं शताब्दी तक स्त्रियां उसकी छाया से बाहर नहीं निकल पाई। आप जानते हैं 235 साल के इतिहास में अमेरिका में आज तक वुमेन प्रेसिडेंट नहीं बनी। आप समझ रहे हैं, 1922 में पहली ग्रेजुएट हुई है, 1921 में उसको वोटिंग राइट मिला है। कहाँ 1920 1921 में, जिसको आप सबसे मॉडर्न मानते हैं, और कहाँ दुनिया के सबसे प्राचीन जो कलेक्टिव विजडम है उसमें स्त्रियां ऋषिका रही हैं। आप तुलना करके देखिए कि किसकी कैसी सोसाइटी रही है। तो एक तरफ तो पुरुष की पसली से स्त्री की उत्पत्ति हुई, तो वो नॉन कॉन्शियस रियलिटी है। शी कांट टेक डिसीजन, शी कांट लीड द नेशन, शी कांट लीड द सोसाइटी। दूसरी तरफ भारत का जो अधिष्ठान ग्रंथ है, उस ग्रंथ की निर्मात्री स्त्री रही। तो कई बार तो मुझे हंसी आती है कि आज हम उस स्थिति में पहुंच गए हैं कि कहते हैं स्त्री को अधिकार चाहिए, जो उनके पास ऑलरेडी है नहीं। अधिकार का उन्होंने निर्माण किया है। जो अधिकार की निर्मात्री है, आज हम उस मेंटल स्टेट में आ गए हैं कि हम कहते हैं स्त्री को अधिकार चाहिए, है कि नहीं। घर वाले कहते हैं पढ़ने दे रहे हैं ना, जाने दे रहे हैं ना, एहसान कर रहे हो क्या हमारे तो ऊपर? मैं ये आपके सामने ये रख रहा हूं कि मनु जी स्त्री पुरुष का कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले तो मनु जो भी अवेलेबल है, क्योंकि वेद के अकॉर्डिंग जो रहेगा वो हमारे लिए वैलिड है। ये वेद के एग्जैक्टली अकॉर्डिंग, तो ये सबको पढ़नी चाहिए, ये सबको पढ़नी चाहिए। और इसीलिए पता है अपने यहाँ स्वामी विवेकानंद जी ने इस पे बहुत लिखा है कि भारत ही ऐसा देश है जहाँ पे कहा है कि स्त्री से सबकी रचना हुई है। उसी को हम आदि शक्ति कहते हैं, समझ रहे हैं ना। और अपने यहाँ तो ब्रह्मा विष्णु महेश हों, उनकी भी यदि उनका शरीर है तो उनके शरीर की रचना भी स्त्री तत्व से हुई। कोई भी यहाँ ऐसा जिसको आप पुरुष कहते हैं ना, देखिए दर्शन है या शास्त्र में पुरुष का अर्थ कॉन्शियसनेस होता है, ये उसमें बिल्कुल वो शास्त्र का अलग टर्मिनोलॉजी है। लेकिन समाज में अभी यही है कि पुरुष का मतलब मेल, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय ज्ञान में पुरुष का शरीर यदि बना है तो उसकी निर्मात्री स्त्री है। इसीलिए भारत में सबसे बड़ा माता का दर्जा है। मनु जी ने पिता से 1000 गुना बड़ी माता को कहा है। तो आप ये मनुस्मृति का जो ये विषय है वो भारत के दर्शन को बताता है कि भारत का चिंतन क्या है। तो इन विषयों को देखें तो ये एक उदाहरण है कि वेद के अनुसार मनु में क्या क्या है, ठीक है। तो ये आपको पता चलेगा। दूसरा विषय जो इंपॉर्टेंट है जिस पे लोग कोई ध्यान नहीं देता, संपूर्णानंद जी सब जो थे, जो यूपी के चीफ मिनिस्टर थे और कांग्रेस के बड़े लीडर थे, आप उनकी पुस्तक पढ़िए। संपूर्णानंद जी कहते हैं या बड़े बड़े स्कॉलर कहते हैं कि पहली बार दुनिया में ऐसा आया
कि वेद में तो देखिए जितना लड़का पढ़ते थे उतनी लड़कियां पढ़ती थी। वेद में उनका भी उपनयन संस्कार होता था, उनकी भी शिक्षा वैसी ही थी जैसी सबकी थी। अब आपको उपहास का विषय नहीं लग रहा है कि वेद की लड़कियां जो शिक्षित थीं, सब पढ़ती थीं, तो वेद की स्त्रियां जो हैं उस समय मंत्रोच्चारण नहीं करती थीं। उपनयन संस्कार में सर यज्ञ करने की भी परमिशन होती है ना शायद? नहीं, उपनयन संस्कार जो होता है ना उसमें यज्ञ वो नहीं करता। अच्छा। उपनयन संस्कार का मतलब है कि जिस दिन से आपकी शिक्षा शुरू होती है ना, उस दिन कुछ रिचुअल्स कराए जाते हैं। तो गुरो समीपे नयनम इति उपनयनम। उपनयन शब्द का अर्थ ही है कि उस दिन से आपको गुरुकुल भेज दिया जाए। तो शिक्षा की शुरुआत जिसको आप कहते हैं ना, उसको भारत में उपनयन कहते हैं। इसीलिए आज भी जो है किसी का भी उपनयन होता है तो उस दिन होता है, अब तो नाम मात्र का रह गया सिर्फ है। लड़कों का ही होता है सर, हमारे यहाँ तो जनेऊ तो पहनाते हैं। यही जो हम चूक गए हैं ना कहीं न कहीं, ये इसका परिणाम है कि हमारी ये स्थिति हो गई है। अच्छा, और मुझे आज तक ये भी नहीं पता था कि उपनयन दोनों के लिए होता है। दोनों के लिए होते थे, दोनों की समान शिक्षा थी। और आप वेद में देखेंगे कि ऋषि स्पष्ट रूप से कहते हैं कि लड़की जब युवा अवस्था को प्राप्त करे तब अपने हिसाब से वर का चयन करे। और इसीलिए शुरू से अपने यहाँ ये जो हमेशा युवा शब्द है, अब युवा का आप आज की डेट में एज क्या फिक्स करते हैं वो दूसरी चीज है, लेकिन युवा अवस्था को प्राप्त करके ही विवाह हो। तो युवा अवस्था के बाद विवाह हो और कोई पढ़ लिख के विवाह करे तो अपनी इच्छा से वो निर्णय ले वो। तो ये जो है अपने यहाँ शुरू से जब वेद में लड़कियां पढ़ती थीं, वेद में लड़कियों का वही सब कुछ था, तभी तो ऐसी सी पर्सनैलिटी हुई है ना। तो आज के समय में कह देना कि जो स्त्री वेद नहीं पढ़ सकती, ये नहीं कर सकती, तो ये क्या है, वेद के ही विरोध में जा रहा है। तो इसका ये अज्ञानता के कारण ऐसी ऐसी बात हम बोलते हैं। तो मैं मनु के कॉन्टेक्स्ट में कह रहा था कि मनु दुनिया के पहले व्यक्ति थे जो संपूर्णानंद जी की मैं चर्चा कर रहा था। उनकी बुक मैंने देखी है, मैं उन पे लेख भी एक मैंने तैयार किया है कि वो कहते हैं कि दुनिया में ऐसा पहला सिस्टम वेद था। और आप मनु को भी ले लीजिए, इसमें पहली बार किसी व्यक्ति ने कहा है कि स्त्री का निजी धन होता है। पहला वर्ड किसी ने यदि दुनिया में प्रयोग किया है वो मनु ने किया है, स्त्री धन। जिस समय दुनिया में स्त्री को जड़ कहा जाता था, दुनिया में पता ही नहीं कि स्त्री और मिट्टी में कोई भेद हो, वो दुनिया की सभ्यता में जब थी, जो आज के समय में बड़े बड़े मॉडर्न अपने को कहते हैं, उस समय मनु ने कहा था कि स्त्री धन होना चाहिए। और स्त्री धन पता है, आपको विवाह के समय में जो आपको प्राप्त हो, स्वयं आपने उपार्जन किया हो, पति से आपको कुछ प्राप्त हो, बड़े भाई से कुछ प्राप्त हो, माँ से कुछ प्राप्त हो, ऐसे जितने लोग हैं उससे किसी भी समय जो भी आपको प्राप्त होता है वो आपका निजी धन है। उसको मनु ने स्त्री धन की संज्ञा दी है। और स्त्री धन उस स्त्री के परमिशन के बिना कोई टच नहीं कर सकता, ये लॉ का पार्ट रहा है थ्रू आउट। तो लोग आज स्त्री के अधिकार की बड़ी बड़ी चर्चा कर रहे हैं। मनु वो पहले व्यक्ति थे जो स्त्री के इस धन पे पहरेदारी लगाई हुई थी। और वो स्त्री धन किसको जाता था पता है? आज भी अपने यहाँ परंपरा बची हुई है थोड़ी बहुत। माँ का वो सब धन केवल और केवल उसकी लड़की को जाता था। तो आप समझ लीजिए कि इकोनॉमिक रूप में क्या आपका जो अपना इंडिपेंडेंस है, इसका ये संपूर्णानंद जी लिखते हैं कि ये केवल और केवल यहाँ की परंपरा में थी कि स्त्रियों के पास अपना धन हो और उस धन पे कोई अधिकार न जमा सके, इसलिए उसको लॉ का पार्ट बनाया गया था। समझ रहे हैं ना? हम इसकी चर्चा कहीं नहीं करेंगे।
और उस सोसाइटी की चर्चा हम कर रहे हैं और उसको मॉडर्न मान के जी रहे हैं, जहां पता है कि 1920-21 तक कुछ पता ही नहीं था कि क्या होता है, समझ रहे हैं। और फ्रांसिस बेकन को हम पढ़ाएंगे, जो 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 क्या क्या बोला है, क्या क्या आप सब पढ़ें उनका। आप एरिस्टोटल को पढ़ाते हैं, एरिस्टोटल ने स्त्रियों के बारे में क्या क्या कहा है वो आप सुनेंगे तो आप बोल नहीं सकते मुंह से। तो इन लोगों का क्या व्यू है उसको तो आप बताते नहीं। और मनु जो कह रहे हैं कि स्त्री पुरुष जो है वो समान है, समान है। स्त्री का निजी धन चाहिए। और जो फेमस जो लोग वो भी कभी कभी बोलते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ऐसे सारे विषय जो वेद के अनुरूप हैं, आप उनको मनु की बात समझिए। और वेद के जो भी प्रतिकूल जाता है, अपने यहाँ जैमिनी जैसे लोग ने नियम बनाया हुआ है, जावाली जैसे ऋषि ने नियम बनाया हुआ है कि वो कभी भी वो लॉ का पार्ट नहीं हो सकता। वो किसी पब्लिक का ओपिनियन हो सकता है लेकिन उससे सोसाइटी नहीं चल सकती। नहीं। बिल्कुल। तो ये वेद के जो कुछ विषय हैं ना, ये विषय को हमें वेद और स्मृति के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए। और ऐसा यदि हम देखेंगे तो हम ट्रेडिशन को ठीक से समझेंगे। ये बात है जो कई बार सुनाई देती है कि कोई कुछ बोल देता है। तो कोई कुछ बोल देता है तो या तो मनु वेद को नहीं जानते थे, और यदि वेद को जानते थे तो वेद के विरोध में ये बात कैसे लिख सकते हैं। एक तरफ तो वो वेद में जो स्त्री पुरुष की रचना की बात है वही बात एग्जैक्टली बोल रहे हैं, दूसरी तरफ वो सारी चीज बोल रहे हैं जो स्त्री का जो एक तरह से सबसे जो आदरणीय स्थिति है। एक तरफ बोल रहे हैं पिता से 1000 गुनी बड़ी माता है। ये सब बोलते बोलते कोई कह देगा कि वेद स्त्री नहीं पढ़ सकती है, ये स्त्री वेद नहीं पढ़ सकती है, और उधर उनके सामने में है कि 27 ऋषिका बैठी हुई, उनके सामने है कि मैत्रेयी जो है याज्ञवल्क्य से उसी आत्मा के बारे में चर्चा कर रही है, उनके सामने है कि गार्गी कैसे याज्ञवल्क्य से उन्होंने शास्त्रार्थ किया। शास्त्रार्थ नहीं किया, कई और ऋषि पुरुष थे, उन पुरुष के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में शास्त्रार्थ किया है। वो सारे ऋषि कहते हैं कि जो यदि गार्गी यदि डिबेट में यदि जीतती हैं तो भी हमारी विजय, और हारती है तो भी हमारी पराजय। ऐसे ऐसे जिसके सामने पर्सनैलिटी है और वो उसको जानता है। एक सिंपल आप पढ़ लीजिए, आपको यदि वेद का ये सब पढ़ लेंगे और आपको पता है रूल, और आप देखेंगे कि उसके ठीक अगेंस्ट में कोई स्टेटमेंट मिलता है तो आप उसको कहेंगे क्या? कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं कहेगा। तो या तो मैनिपुलेशंस हुए हैं जो अपने यहाँ जो कई कितने 100 वर्षों तक हम पराधीन रहे हैं, उसमें कोई भी 10 श्लोक किसी से लिखवा के जोड़ सकता है और डिमोरलाइज कर सकता है आपको कि आप में यही सब है। तो इनको ध्यान में रखते हुए प्रॉपर रिसर्च वे में ओरिजिनल सोर्स को बेस बनाते हुए जब आप प्रॉपर एनालिसिस करेंगे और एक ऑर्डर में आप सारे थॉट को लाएंगे तो आपको दूध का दूध और पानी का पानी आपको दिखने लगे। ये बात मैं हमेशा ये सोचती हूँ या बोलती हूँ, जैसे फ्रेंड्स में भी बात होती है कि इट्स नॉट ईजी टू बी अ वुमन इन अ मैंस वर्ल्ड। या बहुत बच्चे बोलते हैं जो घर से परेशान रहते हैं कि कुछ रूल सेट किए हुए हैं जो लड़कों के लिए नहीं है, लड़कियों के लिए है। तो कहती है कि अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो। पर अभी जो भी ये कॉन्वर्सेशन हुई है ना, इससे मुझे बीइंग अ वुमन बहुत अच्छा लग रहा है कि ऐसी आपको चीजें गर्व भी हैं। महसूस होगा कि गर्व, हमारे जी, जी। पूर्वजों ने ऐसे हमें देखा है। जी, जी। और मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ये सोच पेट्रियार्कल सोसाइटी की जब हम बात करते हैं, तो शायद इसलिए भी नहीं औरतों को पढ़ने दिया जाता है कि आगे न चली नहीं, ये जाए। उल्टा है। अच्छा, उल्टा है। भारत केवल मातृसत्तात्मक, इसको थोड़ा-सा पितृसत्तात्मक केवल सेमेटिक व्यू है, सेमेटिक कल्चर है। क्योंकि जैसे अभी मैंने बताया आपको, ये आप पढ़ लें, रिकॉर्ड पे है सब कुछ, कि पुरुष की बाई पसली से जब स्त्री की उत्पत्ति होगी तो अपने आप पितृसत्तात्मक हो जाएगा, क्योंकि पिता ने उसको, पुरुष ने जन्म दिया है। तो उसकी हायरार्की आपको दिखेगी और वो थ्रू आउट ट्रेडिशन में दिखती है। यदि ये नहीं होता तो वेस्टर्न में फेमिनिज्म का मूवमेंट क्यों होता? बिल्कुल। फेमिनिज्म के मूवमेंट होने का मतलब है कि स्त्री को कोई अधिकार नहीं दिया गया।
अपने अधिकार के लिए उनको लड़ना पड़ा है। भारत में तो 10वीं 11वीं 12वीं शताब्दी से मान लीजिए तो भारत के लोगों का तो उसकी तो सत्ता ही नहीं रही है। यहाँ भारत के लोग राजा ही नहीं थे उस समय। तो राजा नहीं थे तो उसके बाद का जो डेवलपमेंट है उसमें तो आपके पास पावर ही नहीं है, तो आप क्या इम्प्लीमेंट करेंगे पॉलिसी को? उसके बाद तो आपने अपने स्त्रियों की रक्षा करने का प्रयास किया है, क्योंकि विदेश के जो आक्रांता आए वो तो केवल धन के साथ पहला टारगेट स्त्री पे रखते थे। तो अभी बांग्लादेश में आप देख रहे हैं कि अस्मिता बचाना है आपको, पढ़ना लिखना तो छोड़िए, आप किसी तरह बच जाएं, ये इसका संघर्ष कर रहे हैं। और ये आज से नहीं है, मैं तो 5-10 साल पहले डॉक्यूमेंट्री देखा था एक, उसमें ये बात आई थी कि 12-14 साल की जो लड़कियां हैं बांग्लादेश में वो स्कूल जाना बंद करा देते हैं क्योंकि वो घर ही नहीं लौट पाएगी। तो आप समझ लीजिए कि जब आक्रांता लोग आए तब क्या हमारे यहाँ स्त्रियों का हाल हुआ होगा। तो जब ये बाहरी आक्रमण प्रचंड रूप से होने लगे तो हमारी स्त्रियां फिर बैकफुट पे आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि फ्रंट पे तो वो तो फिर पुरुष को जाना था ना। हाँ भाई, लड़ाई आप पे इम्पोज कर दिया किसी ने, आप चुपचाप बैठे हुए, आप पे अचानक अटैक कर दिया। अटैक कर दिया और आपको ये भी पता है कि जो धन के बाद दूसरा टारगेट स्त्री है। इसीलिए आपको पुरुष को तो फ्रंट पे जाना था, स्त्रियां तो नहीं जाएंगी उस समय, क्योंकि उस रूप में ट्रेंड जो है वही जाती हैं, वैसे तो नहीं जा सकते आप। तो जब ऐसा था तो फिर स्त्रियां जो थे ये घर में, उसकी सुरक्षा की दृष्टि से घर में रखना जरूरी था। और धीरे 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 जब कई 100 वर्षों तक आपका ये चलता रहा तो ये कुरीति बन गई। आप समझ रहे हैं ना, सिंपल सी बात है। तो कुरीति बन गई, उस कुरीति से हम जूझ रहे हैं। और आप जो प्रश्न पूछ रही हैं कि हम वेद नहीं पढ़ सकते तो हम ये नहीं कर सकते, तो ये शुरू तो हुआ उससे जो बाह्य आक्रमण के कारण हमें विवशता से ये करना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे ये कुरीति बन गई। कुरीति बन गई तो कई तथाकथित आ गए सुधारवादी कि हम कुरीति को ठीक कर रहे हैं, और जिसने कुरीति डेवलप किया वही ठीक करना शुरू किया। आप समझ रहे हैं ना। जो उस समय में क्या होता था, अंग्रेज के समय में जमींदार के थ्रू ये सब चीजें होती थी। और मेरे तो पिताजी बताते थे मेरे गांव की बात कि जो जमींदार लोग जो थे वो अंग्रेज के एजेंट होते थे, तो वो उनसे वो सारा काम करवाते थे जो इनडायरेक्टली वो लड़कियों को तब भी परेशान करते थे, तब भी ये उनकी धन संपत्ति को लूटते थे। तो ये तो फैक्ट है, इस पे कोई क्यों नहीं सोच रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही है बात। तो इसलिए आप देखें कि आदि शंकराचार्य जी का जो आचार्य मंडन से जो डिबेट हुआ है, आप समझ लीजिए कि 2 स्टॉलवर्ट पूरे देश के, और दोनों के बीच की जज भारती है। आप समझ लीजिए कि भारती का क्या स्ट्रक्चर था कि इन दोनों से बात करने के लिए लोग घबराते थे, और इन दोनों के जय पराजय का निर्णय करने के लिए वो बैठी थी। आप उनके स्कॉलरशिप का अनुमान कीजिए कि क्या रहा होगा, और क्या मोरालिटी रही होगी कि आदि शंकराचार्य जी जो मंडन मिश्र के साथ डिबेट कर रहे हैं, उनकी पत्नी भारती है और एक अपोनेंट की पत्नी, और ये शर्त ये थी कि यदि शंकराचार्य जी पराजित हो गए तो वो सन्यास छोड़ के गृहस्थ बन जाएंगे। आप समझ रहे हैं। और मंडन मिश्र पराजित हो गए तो वो गृहस्थी छोड़ के सन्यासी बन जाएंगे। ऐसा क्रूशियल मोमेंट, और उसकी निर्णायिका अपोनेंट की पत्नी है, और उस पत्नी का देखिए और उनका स्टेचर देखिए कि अपने पति को पराजित घोषित कर। आप समझ लीजिए कि आप किस लेवल की बात करें, जो 1920 में जहाँ पहला ग्रेजुएट हुआ, और यहाँ भारती जैसी जो थी वो तो बहुत बाद की बात है। आप पूरे देश में देखें ना, बीच बीच में भी कैसी पर्सनैलिटी स्त्रियों की हुई है। लल्लेश्वरी कश्मीर में है, अक्मा देवी आंध्रा में है, कैसी कैसी पर्सनैलिटी है। उनको किसी ने पूछा कि वो कपड़ा भी नहीं पहनती थी, उनको पूछा कि जो क्यों नहीं पहनते, तो बोले जो कोई पुरुष दिखे तब तो मुझे पता चले कि जो कपड़ा भी पहनना जरूरी है। ये पर्सनैलिटी सब रिकॉर्ड पे है। ये आप बताइए, ये तो मैं 500-600 वर्षों की पहले की बात बता रहा हूँ।
कुछ और पहले की बात है, उनको पूछा कि आप कपड़ा क्यों नहीं पहनती, तो बोले कि किसके लिए पहने। कपड़ा ना पहनने और घूंघट रखने तक का जो सफर है वो मैं पहले एक लाइन ये बता देता हूँ, तो उन्होंने कहा कि जो किसके लिए पहने, तो बोले पुरुष है, पुरुष के सामने आप ऐसी घूमती और यंग एज में। तो बोले कौन पुरुष, मुझे तो कोई पुरुष दिखाई नहीं देता। ऐसी ऐसी पर्सनैलिटी जहां हुई है, आप वहां इसमें लगे हुए हैं कि हम वेद न पढ़ें, तो हम ये न करें, तो हम वो न करें। आपको मैं इसीलिए देना चाहता, और ये सारा जो हम ऐसी पर्सनैलिटी से जो हम घूंघट तक का सफ़र किए हैं, उसमें भी मैं तो संस्कृत का स्टूडेंट हूँ और संस्कृत में रिसर्च थ्रू आउट करता रहा, और मैंने रिसर्च भी इस पे अभी चल भी रहा है। आपको 10वीं शताब्दी से पहले आप कोई टेक्स्ट का उदाहरण तो दिखाइए जहाँ वो घूंघट में हो। भारत में कभी घूंघट की प्रथा ही नहीं रही है। भारत में तो लड़के और लड़कियां ऐसे एक साथ सब काम करते थे साथ में। ये तो वो भी बाह्य आक्रमण का परिणाम है कि जब वो स्त्रियां टारगेट बनने लगी तो फिर लोगों कहा कि मुंह ढक के रहो, क्योंकि जब आपके पास सामर्थ्य कम हो जाता है। अभी आप बांग्लादेश में क्या करेंगे, अभी बांग्लादेश में ढूंढ ढूंढ के लड़की को परेशान किया जा रहा है, जो हिंदू लड़कियां। तो आप क्या कहेंगे कि मत जाओ बाहर, मत जाओ। अब बाहर इधर उधर जाती हो तो मुंह ढक लो। तो ये तो वो परिस्थिति थी ना, जब बांग्लादेश में ये हाल है, जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री रहा है। आप समझ लीजिए कि 600 700 800 साल जहां आप इस परिस्थिति में रहे, वहां लड़कियां मुंह नहीं ढकेंगी तो उनको जीना है कि नहीं जीना। तो इस परिस्थिति को समझिए, भारत के अपने ट्रेडिशन में कहीं भी पर्दा प्रथा नहीं। यहाँ तो स्वयंवर होता था, 50 राजकुमार खड़े थे, 50 लड़के खड़े, उनमें से एक को चुनती थी, बाकी को रिजेक्ट कर देती थी। सर आज तो ऑनर किलिंग हो जाती है अपनी पसंद से। ऑनर किलिंग है, ये हमारी अज्ञानता है ना। अज्ञानता है। हम अज्ञानता में फंसे हुए हैं ना। दुनिया में कहीं ऐसे स्वयंवर की प्रथा है कि लाइन में 50 लड़के को खड़ा कर दो और लड़की चुनेगी कि एक कौन है, और नहीं चुनने का मन होगा तो 50 को रिजेक्ट कर दे, है कि नहीं। कंडीशन रख दिया कि जो ये धनुष तोड़ो तब होगा, कंडीशन रख दिया कि ये तोड़। आप देखिए ना, इंपॉर्टेंस देखिए ना आप। तो आप सिर्फ 500 700 800 वर्षों से आंकिए मत, जिस समय हमारे हाथ में शासन ही नहीं था। अब हमारे हाथ में 1947 के बाद आया है शासन। तो भले ही हमारे जो बहुत पॉलिसी मेकर जो थे वो वेस्टर्न से बहुत इन्फ्लुएंस थे, फिर भी भारत के जीन में ये तो रहा ना कि पहले दिन सबका समान अधिकार हो गया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है ना कि सब समान है, सबका समान अधिकार है, सब जो बनना चाहता है वो बने, और सबके लिए समान सुविधा रहे। 1947 में हमने पोजीशन लिया ना, ये तो नहीं किया ना कि 10 साल तक इसको नहीं देना है, उसको नहीं देना है। और आज आप सिर्फ 50 60 70 वर्ष देख लीजिए, आज वो सारी अपॉर्चुनिटी फिर खुल गई है कि लड़कियां जो हैं किसी फील्ड में किसी में जाएं, और इसके लिए किसी को कोई जूझना नहीं पड़ रहा है कि जो ठीक है, कुरीतियों का कुछ समय गांव लेवल पे रहा तो वो ठीक है कुरीतियां, लेकिन धीरे धीरे अब ये एकदम वो मेल्ट कर रहा है सब कुछ। आज की डेट में कौन पोजीशन है जो हमारा स्त्रियां होल्ड नहीं कर सकती जी। राष्ट्रपति आप देख लीजिए, अब अमेरिका से तुलना कर लीजिए। कि मैं ऐसे कह रहा हूं कि जिस ग्रंथ में ये माना गया है कि पुरुष की बाईं पसली से स्त्री की रचना हुई है, उसी ग्रंथ को बेस बना के अमेरिका के प्रेसिडेंट शपथ ग्रहण करते हैं। हमारे किसी ऐसे ग्रंथ को कभी नहीं बेस बनाया जाएगा जिस पे शपथ लेके हम किसी पद को होल्ड करें और उस ग्रंथ में लिखा हो कि स्त्री जो है वो दोयम दर्जे की। तो ये भारत का जेनेटिक डेवलपमेंट है, ये जीन में है हमारा, कि हमारे हाथ में जब शासन आया तो हमने उसी दिन डिक्लेयर कर दिया कि सब समान है। अब जो कुरीतियां हैं, वो कुरीतियों को जाने में थोड़ा वक्त तो लगेगा, वो लग रहा है, लेकिन जिस गति से हम आगे बढ़ रहे हैं,
मुझे लगता है 25-50 वर्ष के बाद वही वैदिक एज आ जाएगा, जिस एज में सब एक जैसे रहते थे, सब ज्ञान प्राप्त करते थे। और हमारे यहाँ तो ऋषिका के बारे में कि कई ऋषिका संग्राम लड़ी हैं, युद्ध लड़ी हैं, फिर वो घायल हो गई, फिर ठीक करा के फिर लड़ी हैं। समझ रहे हैं ना? आज हमारी लड़कियां देख लीजिए, आज अब देख लीजिए, मैं ही कई बार फ्लाइट में ट्रेवल करता हूं तो बोइंग इतना है, चाहे 300-300 400-400 लोग हर कर, उसकी कैप्टन तो लड़की होती है। जी। तो आप देखिए ना, और यहाँ के किसी पुरुष के मन में तो ये नहीं आएगा कि अरे क्यों होती, नहीं होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जीन में हमारा है कि जो हमारे यहाँ जो भी है सब में वो पोटेंशियल है कि वही काम कर सकता है। क्यों नहीं अमेरिका में राष्ट्रपति बना पा रहे हैं स्त्री को, दूसरे को मानवाधिकार सिखाने वाले? या तो उनके एजुकेशन सिस्टम में कोई खामी है जी। या उनके मानसिक रूप से तैयार नहीं है, दो ही तो बात हो सकती है ना। हमारा तो बहुत सामान्य एजुकेशन है, तो भी हमारे यहाँ देख लीजिए, जो आज भी राष्ट्रपति हमारी हैं, पहले भी राष्ट्रपति रही हैं, आगे भी कितनी बनेंगी। तो इसकी तुलना करके देखें, तब देखें कि किसका मॉडर्न थॉट है और किसका थॉट वो उसी दकियानुसी में बैठा है कि देश को लीड ही नहीं कर सकती। ये मैं कहना चाहता हूँ। सर, मैं इसी से वुमेन सेफ्टी पे अगर बात करूं तो मुझे लगता है, जैसे मैं उत्तराखंड से हूं, तो देवभूमि हम जिसे कहते हैं, वहाँ पे भी महिलाएं आजकल सेफ नहीं हैं। छोटी छोटी बच्चियों के साथ बहुत जघन्य अपराध हो रहे हैं। तो कब तक, मुझे ऐसा लगता है कि हम संस्कृति के नाम पे बहुत इतराते हैं, इतराना भी चाहिए, लेकिन हम वुमेन को कब वो वाली सेफ्टी दे पाएंगे, कब हमें मंदिर जाने के लिए भी एक आदमी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम अकेले जा सकें। आज भी मैं अगर फ़ोन करके बोलूँगी कि मुझे कुंभ में जाना है, तो वो नहीं भेजेंगे। देखिए, ये आप संस्कृति का नाम ले रही हैं ना, लेकिन संस्कृति केवल हमारे शब्द में है। जिस ज्ञान के आधार पर संस्कृति विकसित हुई है ना, उस ज्ञान को पहले तो यूनिवर्सिटी कॉलेज सिस्टम से हटा दिया, तो आपकी संस्कृति विकसित कहाँ हो रही है? संस्कृति तो तब विकसित होती ना, जो जितनी बातें अभी हम कर रहे हैं, ये बातें कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती। स्कूल लेवल पे जो मैं दाल के दाने की बात कही आपको, किस स्कूल में आप पढ़ाते हैं कि दाल के दाने से स्त्री पुरुष की तुलना की है? आप बताइए कि इससे भी कोई इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है? ये हमारे ऋषि का चिंतन है, उनका अनुभव है, और उसको हम बच्चों को बताते ही नहीं। अब बच्चों को नहीं बताते, और कहीं न कहीं से हम हमारे अंदर ये घर कर गया है कि ये जो है ये निम्न है, ये जो है ये उच्च है। उच्च है जी। और इसके कारण जो है वो जो हमारे लड़के हैं वो इस ज्ञान से युक्त नहीं, परिचय नहीं जुड़ पाते, और उनके अंदर वही केवल भोगवादी वृत्ति जो है वो चल रही है, और अज्ञानता के कारण वो एक से क्राइम करते हैं। लेकिन मैं आज ये बता रहा हूँ आपको कि ये सब जगह नहीं है। आप गुजरात जाएं, गुजरात में तो मैं 2000 में गया था, एक वहाँ रहा था 8-10 दिन। तो 12 बजे लड़की जो थी वो वहाँ पे वो मैदान में बैठी हुई थी आराम से। तो हमें लगा कि कहीं हॉस्टल में ही ये रह रही हो। तो मैंने पूछा, जो आप कहाँ जाओगी, किस हॉस्टल में रहती हो? तो बोली हॉस्टल नहीं, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर मेरा घर है। तो मैंने कहा कि 12 रात तो बज चुके हैं, तो कैसे जाओगी? तो बोले अकेली जाऊंगी। तो अकेली जाओगे तो बोले डर नहीं लगता? तो बोले किस बात का डर, हम तो रात में कभी भी 2 बजे भी जाएं। आज भी अपने बहुत स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे आज आप पता कर सकते हैं, 2 बजे रात को लड़कियां यदि 10 किलोमीटर चली जाए तो आज भी बेफिक्र होके जाती है। तो वहाँ पे वो वातावरण है, बच्चों के मन में ये चीज है, और इसी तरह से जब आप बच्चों को आगे बढ़ाएंगे तो वो इस तरह के मन में भावना ही नहीं आएगी। लेकिन आज दिल्ली में आप देखेंगे कि 10 बजे रात में बस स्टैंड पे शायद ही लड़की मिले आपको। तो ये हमारी जो जो अपनी कमियां हैं ना, कि बच्चों को वो चीज हम नहीं पढ़ाते, जिन चीजों को पढ़ने और जानने से उसमें जो हम दोनों का यानी स्त्री पुरुष का जो स्वरूप क्या है, उसके प्रति क्या भावना हमारी होनी चाहिए,
ये उसको शुरू से ही आए मन में, और जब मन में ये बैठ जाता है ना तो किसी भी रूप में कोई कहीं मिले आपके मन में भाव ही नहीं आएगा, हाँ भी नहीं आएगा, आप ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट नहीं नहीं करोगे। करेंगे। कहाँ हमारे यहाँ बताइए, जो जो माता का दर्जा 1000 गुना बड़ा है पिता से, और कहाँ हमारे यहाँ आप श्री देव अथर्व शीर्ष पढ़ें तो आप वो वेद का ही पाठ होता है। वहाँ कहते हैं जो देवता एक बार गए भगवती के पास, तो बोली काशित तो महादेवी, हे भगवती आप कौन है? तो बोले अहम ब्रह्म स्वरूपिणी, आई एम द अल्टीमेट ट्रुथ, अल्टीमेट ट्रूथ। मत्तः प्रकृति पुरुषात्मकम जगत, मैंने सबको बनाया है। आप ऐसी शिक्षा क्यों नहीं देते? तो आप जो असली विचार है, जहाँ शुरू से ही बच्चे के मन में ये असली स्वरूप का पता चले, तो वो हम नहीं देते, और हम वही भोगवादी जो ज्ञान की शाखा है, विशेष रूप से वेस्टर्न को हमने अडॉप्ट किया है। और केवल पता है स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि भारत और यूरोप के, अमेरिका के स्त्री चिंतन के विषय में क्या भेद है मूल? वो कहते हैं कि यूरोप अमेरिका में स्त्री केवल शरीर के रूप में जानी जाती, वहाँ यंग जो लोग हैं उनका दृश्य है, क्योंकि वो प्रकृति को और मन पुरुष के अतिरिक्त तो सबको भोग का विषय मानते हैं। भारत में स्त्री का सर्वोच्च रूप मातृत्व है, और इस रूप में भारत जो है वो उसको रिस्पेक्ट करता है थ्रू आउट। और एक उदाहरण देते हैं, आपको आश्चर्य लगेगा कि कहते हैं कि कोई जब सन्यासी बनता है तो पिता से वो बड़ा हो जाता है। कोई भी जब सन्यासी बन जाता है तो उसका पिता से बड़ा दर्जा हो जाता है, फिर पिता का पैर छू के प्रणाम नहीं कर सकता वो। उस परिस्थिति में भी माता के अंगूठे को लगाया हुआ पानी वो पीता है, तब उसका पूर्ण होता है। और कहते हैं विवेकानंद जी कि भारत का पुत्र माँ के पैर के को टच किए हुए ऐसे पानी को 1000 बार पीकर भी अपने को आनंदित महसूस करता है। तो कहते हैं ये हमारी दृष्टि है, लेकिन हम पढ़ाते नहीं इस दृष्टि को। ये दृष्टि आएगी तो हम कहेंगे कि हम मॉडर्न पढ़ाएंगे। वो अब मॉडर्न में क्या दकियानुसी है ये हम समझते नहीं। तो इन चीज़ों को हमें यदि लगता है हम करिकुलम में लाएं, अब जबकि ये बात अब आ गई है, लोग महत्व भी समझने लगे हैं, तो बचपन से यदि हम शिक्षा दें तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसी चीज़ रहेगी। तो ये घर से ही शुरू करनी पड़ेगी, घर से शुरू करनी पड़ेगी, यानी पॉलिसी मेकिंग में भी आपको स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में उन सारे विषयों को लाना पड़ेगा जिसमें कि ये सारे तथ्य हैं, और जो लड़के और लड़की के पर्सनैलिटी को शेप करते हैं, जो उनकी दृष्टि विकसित करते हैं, ये जब तक नहीं लाएंगे, केवल जो है वो हम पढ़ेंगे नौकरी के लिए, पैसा कमाने के लिए, तो पैसा कमाइए, लेकिन ये दृष्टि विकसित नहीं हुई, उसमें विकसित नहीं हुई, तो जैसे जैसे मॉडर्न होते जा रहे हैं, अपने को तथाकथित जो मॉडर्निटी है, वैसे वैसे लड़कियां अपने को अनसेफ फील करती जा रही है। कहाँ हमारी मॉडर्निटी जाती है? जब दिल्ली जैसी जगह में हमारी लड़कियां जो हैं वो रात भर निशंक रूप से यदि किसी बस स्टॉप पे खड़ी रहे और उसके मन में कोई भय ना रहे, कहाँ हम डेवलप किए? तो कोई आईआईटी से पढ़े हैं, तो कोई फलाना से पढ़े हैं, हम ये एजुकेटेड हैं, हम वो एजुकेटेड हैं। क्यों? क्योंकि आपने जो एजुकेशन लिया है, इससे आप पैसा कमाने के लायक तो बन गए हैं, लेकिन आपकी दृष्टि ही विकसित नहीं। जीवन दृष्टि से चलती है, केवल पैसे से नहीं चलती। यदि केवल पैसे से चलती तो अमेरिका में कोई व्यक्ति बंदूक उठा के अचानक स्कूल में 50 बच्चों को नहीं भून देता गोली से। यूनिवर्सिटी में कोई टीचर बंदूक उठा के अचानक नहीं भून देता किसी को। भारत में कभी कोई सुना है कि कोई स्कूल में कोई बच्चा पिस्तौल ले गया और 50 को बंदूक गोली से भून दिया? नहीं, अभी भी यहाँ बहुत कुछ बचा है, लेकिन हम यदि चाहें
तो बच्चों में वो सारी दृष्टि डाल सकते हैं जो एक संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण कर सकता है। और ये जो संपूर्णता में सबको देखना, वैसी पर्सनैलिटी डेवलप करना, यही वेद को कलेक्टिव विजडम बनाता है। और इसीलिए वेद का महत्व है ज़्यादा। बाकी जो वेद को ठीक से नहीं समझते, वो क्या बोलते हैं वो उनको कुछ खुद भी पता नहीं होता। तो इस तरह से हाँ, हजारों साल का हमारा जो डेवलपमेंट है, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि सब कुछ 100% परफेक्ट ही होगा, क्योंकि समाज में लोग हैं। आप कितना भी एजुकेटेड बनाइए, कुछ लोग ऐसे रहेंगे कि वो करेंगे उपद्रव, लेकिन उसको कंट्रोल में रखा जा सकता है। लेकिन कम से कम हम अपने लेवल पे थॉट का तो प्रयास करें। तो ये ही हमारे ऋषि का मूल चिंतन था। और धीरे धीरे आना पड़ेगा आपको, आप थक जाएंगे। अंत में ऐसा ही विचार, ऐसी ही शिक्षा पद्धति आपको लानी पड़ेगी, तभी हम बच्चों को ठीक से ट्रेंड कर सकते हैं। और अपने यहाँ की जो लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, उनको हम भय मुक्त कर सकते हैं। बिल्कुल। सर, जब मैं इसी में आऊँगी, एक चीज़ ज़रूर मैं जोड़ना चाहूँगी कि मैं एक इंस्टाग्राम पे क्लिप देख रही थी, तो वो महिला बोल रही थी कि जो राजनीति में महिलाएं होती हैं, उनको कभी भी पॉलिसीज़ और पॉलिटिक्स के लिए क्रिटिसाइज़ नहीं किया जाता, बल्कि उनका कैरेक्टर असैसिनेट कर देते हैं जब उनसे कॉम्पीट नहीं कर सकते। तो ये बड़ा ईज़ी वे आउट लगता है आदमियों को या पुरुषों को कि उनके कैरेक्टर पे 2 बातें बोल दो। इसीलिए एक बार किसी के साथ ऐसा हुआ था, तो उन्होंने ट्विटर पे ये लाइन डाली थी कि सुनो द्रौपदी, अब शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएँगे। तो इस चीज़ में आपका क्या टेक है? ऐसा नहीं, क्यों मेरा होता है? 2 है। एक तो अपने यहाँ ऐसी शिक्षा पद्धति रखें, जैसे मैंने अभी कहा, कि सारे को गोविंद ही बना दें। वाह! ये बहुत अच्छा थॉट है। हाँ, कि फिर सबसे उसमें अपना पहले तो सखा ढूँढे लड़कियाँ। हाँ, गोविंद ही सब हो। इस गोविंद होने का मतलब है सबकी एक होलिस्टिक पर्सनैलिटी डेवलप हो। एक बात ये है। दूसरी बात आपको, जो मैं भारत में जो लॉ का पार्ट रहा है, जूरिस्प्रूडेंस है, उसमें आपको पता है जो अपने यहाँ मनु की, इस बात को कोई नहीं बोलेंगे। मनु के वो पार्ट जो लॉ का पार्ट रहा है, उसमें उन्होंने जूरिस्प्रूडेंस में 18 विवाद के विषय बताए। उसमें 4 जो है वो क्रिमिनल कैटेगरी में है। और क्रिमिनल कैटेगरी में जो 4 है, उसमें है एक वाक पारुष, दंड पारुष, साहस और स्त्री संग्रह। ये 4 क्रिमिनल है। इस पे क्रिमिनल केस फाइल किया जा सकता है। तो आपको पता है, एक तो जनरल अपने यहाँ थ्रू आउट लॉ में रहा है कि जैसे वाक पारुष है, जिसको आज आप डिफेमेशन केस कहते हैं। 490 किसी को भी कोई यदि किसी रूप में यदि उसके असैसिनेशन करता है ना, उसका पर्सनैलिटी का, तो वो क्रिमिनल ऑफेंस, किसी का भी कोई करे। पहली बात तो जनरल बात ये होगी। तो वो उस समय में बहुत कठोर सजा होती थी उसको। जैसे उदाहरण वहां दिया हुआ है, जैसे आज के समय में लोग इतना ध्यान नहीं रखते, लेकिन आप नारद स्मृति पढ़ें, याज्ञवल्क्य स्मृति पढ़ें, वहाँ बड़ा कठोर रूप से ये था कि जैसे अभी लोग बोल देते हैं, जैसे दिल्ली में सब बोल देता, अरे ये बिहारी है, कोई कह देगा कि ये बंगाली है, कोई कहता है यार, वो बड़ा डेरोगेटरी सेंस में बोल रहा है, उस पर डिफेमेशन केस किया जा सकता है। रीजन वाइज, व्यक्ति वाइज, किसी का कोई बोलने का कुछ तरीका है, किसी का कुछ और ऐसे है, उसमें यदि आप उसको सोसाइटी में उसकी यश प्रतिष्ठा को आप धूमिल करते हैं, तो ये क्रिमिनल ऑफेंस। तो ये तो जनरल बात है, किसी को कोई आप नहीं कर सकते। लेकिन विशेष रूप से उसमें जो अंतिम दिया है, स्त्री संग्रहण, स्त्री संग्रहण के बारे में इतना कठोर विधान था कि किसी भी रूप में स्त्री को कोई भी यदि अपमानित करता है, किसी रूप में, बाकी बलात्कार इत्यादि तो बहुत दूर की बात है, यदि सिंपल वे में किसी स्त्री को कोई ह्यूमिलिएट करता है, उस पे कठोरतम सजा का प्रावधान था। और पता है, ये चारों क्रिमिनल केस में वो विधान है कि सबसे पहले इस केस को टेकअप किया जाए।
ये अपने यहाँ थ्रू आउट ट्रेडिशन में रहा है और लॉ का पार्ट रहा है, समझ गए ना। इसलिए भारत में शुरू से ये अपनी न्यायिक प्रक्रिया में रहा है कि आप स्त्री का किसी भी रूप में आप ऐसा कुछ ना करें जो उसको अपमानित वो महसूस करे। तो ये स्त्री संग्रहण की कैटेगरी में आता है। ये मनुस्मृति का विधान है। याज्ञवल्क्य की स्मृति में और कठोर कर दिया, नारद स्मृति में तो और कठोर कर दिया। हमारे लोग इसके विषय में शुरू से सचेत रहे हैं। ये आज के समय में ये हल्की हल्की बातें, ये ओछापन, अपनी नाका जो है ना अकुशलता, अपनी अकुशलता को छुपाने के लिए हम ऐसी बात बोल देते हैं जो क्रिमिनल एक्ट है और जो अपनी ज्ञान परंपरा में जिसको कभी अच्छा नहीं माना गया। इसका मतलब आपकी पर्सनैलिटी डेवलप नहीं, ठीक है ना। तो इस रूप में इसको देखें। और फिर मैं कहूँगा कि अभी अपना जो लॉ है ना जी, बहुत कुछ अच्छा है, सब अच्छा है, लेकिन आज भी लॉ का मैक्सिमम पार्ट जो है वो यूरोपियन है। भारतीय जो न्यायिक प्रक्रिया है, मैं मानता हूँ कि जो सालों होते हैं तो ये तो लॉ चेंजेबल रियलिटी है, सोसाइटी के अकॉर्डिंग चेंज होती है, लेकिन बहुत अच्छी अच्छी चीज़ है आज भी उसमें जो हम ला सकते थे, लेकिन कई चीज़ें जो हैं वो हम अभी भी नहीं ला पाए हैं। और अभी भी जो कुछ जोड़े गए हैं स्त्री के विषय में, पता है ये तो नारद स्मृति याज्ञवल्क्य में तो बहुत पहले से विद्यमान है। तो इसको भी ठीक से हम पढ़ें समझें तो भी हमें थोड़ा अंदर से ग्लानि होगी। लेकिन आज का तो इतना फूहड़पन आ गया है ना कि व्हाट्सएप उसको यूनिवर्सिटी बोलते भी नहीं ये वो लगता है कि मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ। ये भी अपने यहाँ थोड़ा ना जो नैतिकता की बात थी वो शिक्षा को हमने जो गायब कर दिया है ना, ये भी थोड़ा असर डाल रहा है, लेकिन ये तो अक्षम्य है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट और क्लिप्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल अपवाद।